Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this GST refresher course. Today is the sixth day and last day in which we are going to discuss our topic refund, assessment and audit. And we have with us our eminent expert, CA Amarjeet Singh Ji. Amarjeet Singh Ji, sir, welcome to you. Thank you, sir. Thank On you. this Team Casa platform where we are learning GST from basic to practical knowledge. So we will try to cover the topic first in the next 90 minutes, 1.5 hours. Thereafter, if any query, if you have, you can participant can ask any query relating to the topic. And I hope all the recordings and presentations have been shared, except one presentation that will be shared today itself. So with this, I would like to brief about Amarjeet Singh Ji. He is eminent expert in the field of indirect taxes, and especially he has delivered various lectures on GST, NICASA, NARC, and various study circle. And he is having vast experience, practical as well as, and he's having around 10 years of experience. So we will definitely learn a lot from him, from his knowledge on the topic of GST, refund and assessment and audit. So once again, welcome to each participant whosoever have joined right now. Now I request Amarjeet Singh Ji to take up the technical session. Thank you, Sumit Ji, for such a nice introduction. I welcome all the participants in the 6th day of GST refresher course. In today's topic, we will cover assessment and audit related procedures. So friend, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो आज का टॉपिक लाइक योर एग्जाम डे, जैसे एग्जाम डे वाले दिन आपको जितना भी पूरे साल आपने तैयारी की है सब आपको वहाँ पे गैदर करके आपको प्रेजेंट करना होता है. लाइक इन द असेसमेंट आपने जितना भी जीएसटी में पढ़ा हुआ है, जितना अच्छा आप समराइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने, उतना आप अपनी डिमांड को कम से कम करा सकते हैं. तो असेसमेंट इज नॉट फॉर ओनली रिगार्डिंग वन प्रोविजन, रादर यू हैव टू गैदर ऑल द प्रोविजंस. तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन प्रोविजन के साथ साथ कि असेसमेंट कैसे चलता है, किस किस सेक्शन में क्या पावर है. असेसी के पास कोई नोटिस आपके पास आ गया तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, किस टाइम तक करने में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नहीं किया तो क्या होगा. तो इन सारी बातों के साथ ही आज का टॉपिक हम कवर करेंगे. आई जस्ट शेयर माय पीपीटी. मैं आपके साथ ही कुछ लिखते हुए चलूंगा, तो आई जस्ट शेयर द वन स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन. वॉइस में किसी को भी इश्यू हो, कहीं पे भी दिखने में हो तो एक बार मैसेज पे बता दीजिएगा. अदरवाइज मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब आपको वॉइस क्लियर है. नहीं, परफेक्ट है अमरजीत जी. सो बेसिकली फ्रेंड, ये समझ के चलिए कि एक हमारे पास सेक्शन 73 है एंड वी हैव सेक्शन 74. आप जितना भी असेसमेंट में पढ़ेंगे, जितना भी आप असेसमेंट में पढ़ते जाएंगे, अल्टीमेटली वो सब यहाँ पे आके रुकेगा. 73 पे आके रुकेगा या 74 पे. तो सबसे पहले हमारा पर्पस बनता है कि हम इन 73 और 74 की ठीक से नॉलेज लें कि ये सेक्शन हमें क्या कहते हैं. 73, 74 सेक्शन इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ असेसमेंट चैप्टर. असेसमेंट का एक चैप्टर है आपके जीएसटी में. जो असेसमेंट का चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 59 से. सेक्शन नंबर 59 से. सेक्शन नंबर 59 से स्टार्ट होने के बाद 73 और 74 एक तरह से इसमें दो डेस्टिनेशन आते हैं. जितनी भी पावर असेसमेंट के अंदर है उन सबका यूज करके असेसिंग ऑफिसर आपकी डिमांड निकालता है और उस डिमांड को वो 73 के नोटिस के थ्रू देता है आपको, या फिर 74 के नोटिस के थ्रू देता है. और नोटिस की डिमांड अगर नहीं होती है तो वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ पे भी ऑर्डर बन जाता है. तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो नोटिस और ऑर्डर की बात 73 में हो रही है और सेक्शन 74 में हो रही है, ये नोटिस और ऑर्डर हमें लास्ट डेट हमारी क्या है.
अगर ये लास्ट डेट हमारी निकल जाती है तो इसका मतलब कि हम उस ईयर के लिए फ्री हो गए, अब उस ईयर के लिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो हमें सबसे पहले इन लोगों की लास्ट डेट जाननी जरूरी है। लास्ट डेट 73 के केस में 3 इयर्स होता है, वो हम देख लेंगे कहां से 3 इयर्स होते हैं, और 74 के केस में 5 इयर्स होते हैं। हमारे पास दो डेट्स आ गई हैं। अगर वो 73 सेक्शन का यूज करता है तो 3 साल तक वो हमारा असेसमेंट कर सकता है। 74 का अगर वो यूज करता है तो 5 साल तक वो जा सकता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि 5 साल वाला अगर पावर यूज करना चाह रहा है तो ये थोड़ा सा सीरियस क्राइम है, यानी कि आप इसमें फ्रॉड कर चुके हो। तो जब भी वो आप पे एलिगेशन लगाएगा कि आपने फ्रॉड की वजह से कुछ छुपाया था, कुछ डिमांड कम जमा की थी, तो वो 74 की पावर यूज करेगा, और 74 की पावर को यूज करते हुए 5 साल तक आपका असेसमेंट हो सकता है। लेकिन एक क्लैरिकल कोई मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपकी डिमांड कम है, जैसे कि लाइक 2A के रिकंसिलेशन। हालांकि 2A के रिकंसिलेशन की वजह से भी जो डिमांड होती है, डिपार्टमेंट तो हमेशा ही चाहता है कि फ्रॉड का केस बनाए और वो 5 साल का एक्सटेंडिंग पीरियड जो है उसको इन्वोक कर दे। लेकिन फिर भी वो 2A का जो है, और खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ जबकि 2A मैंडेटरी नहीं था स्टार्टिंग वाले ईयर में, उन ईयर का अगर आपको नोटिस आता है तो फ्रॉड के केस में नहीं होते, तो वो हमारा 3 साल के बाद उसका ऑर्डर पास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि 73 एक सेक्शन है, 74 एक सेक्शन है। 74 में 5 साल तक ऑर्डर आ सकता है, 73 में 3 साल तक मेरे पास ऑर्डर आ सकता है। अब ये 5 साल 3 साल कब से स्टार्ट होंगे? वो कहते हैं कि आपकी भी जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है, जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होते हैं, वहां से आप 3 साल लगा लीजिएगा, वहां से आप 5 साल लगा लीजिएगा। इस ईयर तक आपका असेसमेंट हो सकता है। आपके चांसेस हैं कि आपके पास ऑर्डर आ जाए, आपके जितनी भी डिमांड कम है या आईटीसी ज्यादा यूटिलाइज किया या कभी रिफंड ज्यादा ले लिया है, अगर ये 3 या 5 साल आपके नहीं निकले हैं तो एक तरह से आपका रिस्क बना हुआ है कि आपका असेसमेंट हो सकता है। अब ये असेसमेंट हो सकता है, इसके लिए वो पावर यूज करता है वो, लेकिन वो सब पावरों को यूज करके अल्टीमेटली उसको नोटिस ये इशू करना होता है। या तो वो सेक्शन 73 का नोटिस इशू करेगा, वो सेक्शन 74 का नोटिस इशू करेगा। अब थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं कि सपोज करो वो पावर जो मैं बात कर रहा हूं कि वो पावर है कौन कौन सी, तो वो पावर क्या होती है? वो ऑडिट की पावर होती है, ऑडिट के बाद असेसमेंट की पावर होती है। मान लो उसने ये पावर यूज करी असेसिंग ऑफिसर ने, और इस पावर को यूज करके उसने कुछ डिमांड आपकी निकाल दी है। यहाँ पे उसको ऑडिट करते हुए या असेसमेंट में आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, उसको गो थ्रू करते हुए उसको लगता है कि आपकी कुछ 1 CR की सपोज करो डिमांड आपके ऊपर निकलती है, तो वो आपको नोटिस इशू करता है। अब यहाँ पे प्रोविजंस क्या कहते हैं 73 और 74 के? 73-74 पे प्रोविजन कहते हैं कि देखो 74 में हम आपसे थोड़ी ज्यादा पेनल्टी लेंगे, 73 में हम आपको थोड़ा लीनियंट रहेंगे, क्योंकि 73 फ्रॉड का केस नहीं है, बस आपकी डिमांड निकलती है, आप डिमांड इंटरेस्ट के साथ जमा करा दो, हमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें 3 लिमिट मैं डिस्कस करूंगा। एक तो तब होगा कि आप डिमांड नोटिस इशू होने से पहले ही जमा कराने पहुंच गए हैं, नोटिस इशू नहीं हुआ अभी आपको, लेकिन ऑडिट कराते कराते और असेसमेंट कराते कराते समझ में आ गया कि यार मेरी ये डिमांड निकल सकती है, और आप बिफोर नोटिस ही आप पहुंच गए उस डिमांड को जमा कराने। तो 73 कहता है कि हम आपसे पेनल्टी निल लेंगे, हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। 74 कहता है फ्रॉड तो है, अब ऐसा तो है नहीं फ्रॉड किया तो उसके बाद भी हम आपको छोड़ देंगे, तो चाहे आप नोटिस से पहले भी आ रहे हो तो हम थोड़ी सी पेनल्टी तो लेंगे, लेकिन लीनियंट रहेंगे, 15% तक की पेनल्टी लगाएंगे ऑफ द टैक्स अमाउंट। अगर आप नोटिस इशू होने के 30 डेज के अंदर चले जाते हो तो 73 आपको यहाँ पे भी माफ कर देता है। 73 कहता है कोई पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, लेकिन 74 आपको कहता है कि नहीं 25% देनी पड़ेगी। आप थोड़े से लेट हो गए हो, अगर आप नोटिस से पहले ही आ जाते खुद जमा करने, क्योंकि देखो इतना डिस्कशन हो रहा था ऑडिट के टाइम पे, इतना डिस्कशन हो रहा था असेसमेंट के टाइम पे, पता तो आपको भी लग गया था कि आपका ये इशू है, तो आप या तो नोटिस इशू होने से पहले ही आ जाते तो मैं आपसे कुछ नहीं लेता, या 74 में 15% लेता, या आप 30 डेज में आ जाओ तो भी नहीं लूंगा, और 74 फ्रॉड वाले केस में आए 74% लूंगा। लेकिन अगर नोटिस से भी आपकी बात नहीं बन रही और मुझे ऑर्डर पास करना पड़ रहा है,
तो ऑर्डर पास करने में मैं आपसे यहाँ पे 50% का पेनल्टी लूंगा और यहाँ 10% की पेनल्टी लूंगा। तो ये थोड़े से प्रोविजंस है जो हम बीच बीच में यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें प्राइमा फेसी पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जितने भी मैं प्रोविजन आपको बताने लगा हूं उनका यूज क्या होगा, उनका यूज क्या होने वाला है। यूज ये होने वाला है कि जब चाहे ऑडिट में या असेसमेंट में आपका कुछ भी डिमांड निकलता है, कुछ भी टैक्स निकलता है, कुछ भी आईटीसी का फ्रॉड निकलता है, तो अल्टीमेटली वो 73 का नोटिस या 74 का नोटिस आपके पास आने वाला है। और 73 में आपके पास अगर आप नोटिस से पहले जमा करा देते हो तब भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 73 का नोटिस आने के बाद 30 दिन तक जमा करा देते हो तब भी कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर का वेट करते हैं तो ऑर्डर में हम 10% पेनल्टी आपसे लेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपका फ्रॉड का केस है तो फ्रॉड के केस में आप नोटिस से पहले ही आ जाते हो तो 15% लेंगे, नोटिस के बाद आते हो तो 30 दिन तक आते हो तो 25%, लेकिन नोटिस के बाद ऑर्डर की भी वेट करते हो तो हम आपसे 50% चार्ज करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमारे पास दो स्टेज हैं, एक नोटिस की स्टेज है हमारे पास और एक हमारे पास स्टेज है ऑर्डर। नोटिस क्या है 73 एंड 74 का नोटिस, और अगर आप ऑर्डर की वेट करते हो तो कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस है। जबकि हमने जो टाइम लिमिट डिस्कस किया आपसे, टाइम लिमिट क्या डिस्कस किया हमने आपसे, टाइम लिमिट डिस्कस की है कि 3 years एंड 5 years, ये ऑर्डर पास करने की डेट है। इस डेट से पहले ऑर्डर पास होना चाहिए, अदरवाइज ऑफिसर का कोई राइट नहीं है, वो ऑर्डर इलीगल होगा अगर वो आपके ऊपर कोई डिमांड निकालता है। अब आप इसी को देखेंगे, अभी जो रिसेंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसकी वजह से जो नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने जो उसकी टाइम पीरियड लैप्स हो रहा था उसको 1-1 साल से थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो हम अभी डिस्कस करेंगे 17, 18, 18, 19 की टाइम लिमिट को भी। उनकी वो टाइम लिमिट 3 साल वाली खत्म होने वाली थी, क्योंकि मैंने क्या डिस्कस किया कि जैसी एनुअल रिटर्न आपका ड्यू डेट आई, एनुअल रिटर्न से 3 साल और 5 साल शुरू हो जाएंगे। तो आपको याद होगा कि एनुअल रिटर्न का टाइम 17-18 का बढ़ गया था, उसके बाद बढ़ने के बावजूद भी अब इसका असेसमेंट का टाइम खत्म होने वाला था। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में अगर 17-18 का नोटिस आता है तो कब तक आ सकता है, 18-19 का आता है तो कब तक आ सकता है, 19-20 का आता है तो कब तक आता है। लेकिन हमें ये पता लग गया है कि उसके ऑर्डर की लास्ट डेट 3 years है एंड उसके फ्रॉड वाले ऑर्डर की लास्ट डेट 5 years है। लेकिन इससे पहले एक डेट इन्होंने और बना दी है। वो कहते हैं कि देखो ऑर्डर तो अच्छी बात है, ऑर्डर आएगा पास होके, लेकिन ऑर्डर से पहले जो क्वांटिफिकेशन करना होता है डिमांड का, वो भी आप ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले करोगे और अगले दिन आप ऑर्डर पास कर दोगे। आप सफिशिएंट टाइम दोगे असेसी को। कितना टाइम दोगे, नॉन फ्रॉड के केस में एटलीस्ट 3 month बिफोर आपका नोटिस आ जाना चाहिए, यानी कि जिसमें आप क्वांटिफाई करते हो डिमांड को, वो 3 महीने पहले आ जाना चाहिए नोटिस। और ऐसे ही फ्रॉड का केस है तो फ्रॉड का केस थोड़ा सा सीरियस होता है, ज्यादा सोचना पड़ता है उसमें, तो वो 6 month पहले असेसी को नोटिस मिल जाना चाहिए। तो अब इससे 2 ड्यू डेट निकल के आ रही हैं। अगर 2 ड्यू डेट के बियॉन्ड कोई भी काम हो रहा है, यानी कि 3 साल होने में, यानी कि 2 महीने 2 years 9 month के बाद अगर आपको 73 का ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर जो है वो इलीगल ऑर्डर होगा, वो टाइम बार्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि 3 साल होने के 3 महीने के बाद पहले 73 में क्वांटिफाई होकर डिमांड आपके पास आ जानी चाहिए। और अगर वो 74 है तो 5 साल में 6 महीने पहले, यानी कि 4.5 साल तक आपके पास क्वांटिफाई होकर नोटिस में डिमांड आ जानी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी टाइम लिमिट को वो एक्सीड करता है, किसी भी असेसमेंट ईयर की कोई भी टाइम लिमिट को वो एक्सीड करता है, तो इट मींस कि वो ऑर्डर टाइम बार्ड है, इलीगल है, उसके अगेंस्ट वो आपको कोई भी डिमांड रेज नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा एक बार हमारे पास टूल क्या क्या होते हैं उसका चार्ट बनाते हुए आपसे डिस्कस करता हूं कैसे कैसे। सबसे पहले जहां से हमारा असेसमेंट स्टार्ट होता है सेक्शन 59, तो पहले हम थोड़ा सा अपना बेस बनाते हुए चल रहे हैं पूरे असेसमेंट का। फिर हम थोड़े से क्रिटिकल प्रोविजंस को देखेंगे इसका, कि अगर हमने ये वाला क्राइम कर दिया या हमने ये वाला डिफॉल्ट कर दिया तो कहाँ पे किस सेक्शन में पेनल्टी लग सकती है, कैसे असेसमेंट हो सकता है, क्या अरेस्ट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ये सब चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा असेसमेंट का सेक्शन स्टार्ट होता है, असेसमेंट का सेक्शन हमें क्या देता है कि जीएसटी इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
जीएसटी इज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे ये वो टैक्स नहीं है जिसमें गवर्नमेंट आएगी और आपको आपका टैक्स डिटरमाइन करेगी और फिर आपके यहाँ पे नोटिस आएगा और फिर आपको उसको जमा करोगे। वो कहते हैं कि पहले आप अपनी जितनी सेल कर रहे हो मंथ टू मंथ, आप सेक्शन 39 में उसकी रिटर्न फाइल करते जाओ और उस रिटर्न में अपना टैक्स आप जमा करते जाओ। सबसे पहले आप खुद सेल्फ असेस करो उसको। सेक्शन 39 में हमने रिटर्न बना रखी है, रिटर्न में आप उसकी डिटेल दो और उस वो भी जो भी टैक्स बनता है आपका, वो सेल्फ असेसमेंट आप टैक्स जमा करा दो। इसके बाद हम कुछ सिलेक्टेड केसेस हमने अपने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बना रखा है। कुछ सिलेक्टेड केसेस को हम चेक करेंगे कि हाँ भाई जो आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो वो सेल्फ असेसमेंट इज एज पर लॉ, और जितने भी प्रोविजन है वो उसको आपने फॉलो करते हुए अपना सारा टैक्स डिस्चार्ज किया है। तो उनको असेसमेंट करने के लिए इन्होंने कुछ प्रोविजन अपने पास बना रखे हैं, जिसमें सेक्शन 60 हमारे पास है। सेक्शन 60 कहता है कि प्रोविजनल असेसमेंट आपका हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट आपका हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 61 आता है हमारे पास। सेक्शन 61 कहता है कि अगर आपने रिटर्न भरी है तो आपकी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न हो सकती है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स हो सकती है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो नॉन फाइलर है, रिटर्न ही फाइल नहीं करते, उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे। और कुछ ऐसे हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही दे रखा है, नॉन रजिस्ट्रेशन हो जिनका, उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे। उनके लिए हमने सेक्शन 62 बना रखा है। अगर कोई नॉन फाइलर होगा जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सेक्शन 62 बताएगा हमें। और जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखा होगा उसके बारे में हमें सेक्शन 63 बताएगा। और कई बार हम लोगों को अर्जेंसी होती है, हम इतना वेट नहीं कर सकते कि डिटेल में असेसमेंट करें, तो उसके लिए हमने एक सेक्शन 64 में समरी असेसमेंट भी बनाया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वहां पे क्या कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक टाइप ऑफ असेसमेंट, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट आपके जीएसटी में हो सकते हैं। तो ये हमारे पे टोटल असेसमेंट है जो जीएसटी में आपको नोटिस आ सकता है आपका असेसमेंट होने के लिए। अब इन असेसमेंट को करने के लिए अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं यार असेसमेंट में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ पावर यूज करने की जरूरत है, तो वो अपनी कुछ पावर यूज करता है। क्या पावर यूज करता है? वो सेक्शन 65 को यूज कर सकता है। वो असेसमेंट से पहले आपकी ऑडिट कर सकता है। एक कंप्लीट ऑडिट होगी आपकी, ऑडिट में सारे रिकॉर्ड मंगवाए जाएंगे, सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद देन फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपकी क्या डिमांड होती है। या फिर किसी सीए को भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप इसके अकाउंट्स जो हैं थोड़े से टिपिकल है, मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप इसकी स्पेशल ऑडिट कीजिए। नंबर 3 वो ऐसा भी कर सकता है कि वो आपके यहाँ पे इतना सीरियस केस हो कि आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने की जरूरत है या आपके यहाँ पे सर्च करने की जरूरत है, तो वो सेक्शन 67 के अंदर ऐसा भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द मूवमेंट आपके गुड्स को चेक करने की जरूरत है, तो हम ड्यूरिंग मूवमेंट आपके गुड्स को चेक करने की पावर सेक्शन 68 में रखते हैं। इस वाले सेक्शन में हम डिस्कस भी करेंगे कि ई वे बिल गाड़ी के मूवमेंट के दौरान, गुड्स के मूवमेंट के दौरान गुड्स पकड़ा जाता है, तो ई वे बिल की जो पेनल्टियां आपके सामने आती हैं उसको कैसे डील करना है। और एक बड़ी पावर इसके पास आती है 69 की, जिसके अंदर पावर टू अरेस्ट है। तो कुछ डिफॉल्ट ऐसे भी हैं जिसमें वो आपको अरेस्ट की पावर भी रखता है, वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है। तो इस अरेस्ट की पावर को हम इम्प्रीजनमेंट के साथ साथ डिस्कस करेंगे, इम्प्रीजनमेंट के साथ साथ। और एक लास्ट पावर है समन करने की। अगर किसी को भी वो अपने आप पास बुलाना चाहता है कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी एविडेंस देखने के लिए, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो पहले हमने ऊपर डिस्कस किया, क्या देखने को मिल सकता है कि कई बार आपका प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है, कई बार आपकी स्क्रूटनी हो रही है रिटर्न की,
कई बार आप नॉन फाइलर हो तो 62 का नोटिस आ रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया लेकिन आपकी डिमांड निकल रही है तो 63 का नोटिस आ रहा है। और इन सब के नोटिस देने के लिए अगर उसे कुछ लगता है कि मेरे को इसकी ऑडिट कराने की जरूरत है, या मेरे को इसकी स्पेशल ऑडिट कराने की जरूरत है, या मेरे को इसका इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, या फिर ड्यूरिंग द मूवमेंट कोई गुड्स जा रहा है उसे पकड़ने की जरूरत है, उसे देखने की जरूरत है, या फिर यहाँ इतना सीरियस क्राइम है कि इसको अरेस्ट करने की जरूरत है, या किसी को बुला के अपने पास पूछने की जरूरत है, तो ये इन पावर का यूज भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये सेक्शन क्या चल रहे हैं, इन सारी पावरों का यूज करके आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट में एक डिमांड क्वांटिफाई होगी, और अल्टीमेटली वो डिमांड क्वांटिफाई होके आपके पास या तो 73 का नोटिस आएगा या 74 का नोटिस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सेक्शन एक साथ मिलके कहां पर खत्म हो रहे हैं, 73 74 पे। यानी कि 73 74 इनके मास्टर सेक्शन है, जो कहते हैं कि जो भी काम करना है, ऑडिट करानी है, असेसमेंट कराना है, कुछ भी कराना है, आप 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर इसे कर लीजिए। एक बार आपके 3 साल निकले, एक बार आपके 5 साल निकले, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि आपकी ड्यू डेट डिफरेंट ईयर की कौन कौन सी डेट है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोविजन पे चलते हैं। होप यहां तक किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी। किसी की क्वेरी है तो चैट बॉक्स में डाल सकता है, अगर हम यहाँ पे इसको डील कर सके तो यहाँ पे बता सकता हूँ मैं उसको। हाँ, 68 और 129 को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। किसी का चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ है, 68 जब मैं डिस्कस करूंगा तो 129 को भी साथ में डिस्कस करूंगा। ये सबको विजिबल होगा। ये मैंने थोड़ा सा ड्यू डेट्स के लिए अभी जो 47 काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके बाद जो नोटिफिकेशन आए हैं, नोटिफिकेशन के लिए केवल 17-18 का अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, 17-18 के ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो थी हमारी, वो इन्होंने 7 स्टैगर डेट बना दी थी। तो आप ये कह सकते हो फरवरी 2020 तक हमें 17-18 की एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी। 17-18 तक हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी। तो इसका 3 साल का हमारा टाइम पीरियड, इसका मतलब कहाँ पे खत्म हो रहा था, हमारा 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था फरवरी 2023 में। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि फरवरी 2023 में हम शायद इसको नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इसका टाइम पीरियड बढ़ा के सितंबर 2023 तक कर दिया। तो अब आपको सितंबर 2023 तक, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 17-18 का टाइम लिमिट जो 3 साल का खत्म होने वाला था, अब सितंबर 2023 तक भी आपको ये नोटिस आ सकता है, जिसकी पहले डेट आपकी फरवरी 23 में ही खत्म हो रही थी। ऐसी अगर मैं 18-19 की बात करता हूं तो वो जून 23 में खत्म होने वाले थे 3 साल। 5 साल तो अभी खत्म नहीं होने वाले थे, तो उन्होंने 5 साल वाली लिमिट को नहीं छेड़ा है। उन्होंने 3-3 साल वाले थोड़े से पास में आ रहे थे, तो उनको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। तो जो टाइम पीरियड भी इनका खत्म हो रहा था वो उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया है, वो इन्होंने बढ़ा के सितंबर 23 तक बढ़ा दिया है। तो यानी कि अब सितंबर 23 तक आपको 17-18 और 18-19 का नोटिस आ सकता है। तो अगेन हम उसी डिस्कशन पे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ। तो हमने पता लगा लिया कि ये जो नोटिस है 17-18 18-19 का जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमें सितंबर 23 तक आ सकता है। तो जितनी भी ये ऑडिट की पावर है, जितनी भी ये क्या कहते हैं आपकी असेसमेंट की पावर है, जितनी भी पावर उसको यूज करनी है, वो उसको इस टाइम पीरियड यानी कि सितंबर 23 से पहले असेसमेंट ये 17-18 की टाइम पावर उसको 17-18 की सितंबर 17 और 18-19 की सितंबर 23 से पहले यूज करनी है। अगर वो उससे पहले यूज नहीं कर पाया और आपकी डिमांड को क्वांटिफाई नहीं कर पाया, तो वो जो भी ऑर्डर या नोटिस देगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। तो मैं आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल आपको समझाते हुए चलता हूँ कि सपोज होता क्या है, जनरली होता क्या है कि आपको एक ऑडिट का नोटिस आ जाता है, आपको एक ऑडिट करवाने के लिए नोटिस आ गया कि आपको ऑडिट विंग से आपको अंडर सेक्शन 65 ऑडिट करानी है। तो उसमें क्या होता है, आजकल उन्होंने कुछ एनेक्शर भी बनाए हुए हैं, काफी सारे एनेक्शर आपके पास आ जाते हैं कि इनको फिल करके दीजिए, और काफी सारी डिटेलें आपसे वो मांगना शुरू कर देता है वहां पर। तो उन डिटेलों में आप कुछ डिटेलें तो आपको भी ऐसे लगता होगा कि कई बार तो क्या करता है वो रिटर्न की कॉपी भी आपसे मांग लेता है। तो होता क्या है कि वहां पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाते हुए चलता है उनको रिटर्न की कॉपी की क्यों जरूरत पड़ जाती है।
वहां पे 3-4 कैटेगरी होती है ऑफिसर जो चेक करने वाले होते हैं। सबसे नीचे जो चेक करने वाला होता है उनका इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के ऊपर सुपरिटेंडेंट होता है। सुपरिटेंडेंट के ऊपर आपके ये असेसिंग ऑफिसर स्टार्ट हो जाते हैं, एसीडीसी वगैरह। तो क्या होता है, जो इंस्पेक्टर लेवल का होता है, अल्टीमेटली जो इसने आईटीसी चेक करना है या सारी चीजें चेक करनी है, वो आपका इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन वहां पे चेक करता है। और वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी मच कंफर्टेबल विद हार्ड कॉपी। तो आपको देखने को मिलता है कि कई बार आपसे रिटर्न की हार्ड कॉपी भी मांगी जाती है। वो रीजन यही रहता है कि वहां पे जो सुपरिटेंडेंट लेवल के या इंस्पेक्टर लेवल के जो पर्सन है वो कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं हार्ड कॉपी को देखने के लिए, जो कि ट्रेंड बदलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको पोर्टल पे अवेलेबल है। पोर्टल को ऑनलाइन बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि आप सारी चीजों को ऑनलाइन ले। लेकिन होता क्या है कि ये सब कुछ भी आपसे मांगा जाता है, फिर एंड में जाके आपकी आईटीसी वगैरह के कुछ डिफॉल्ट निकलते हैं, कुछ आपका इश्यू निकलता है, तो वो सब आपसे डिस्कस होता है। ये सब डिस्कस होने के बाद आपको भी लगने लगता है कि इसमें मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर लग रहा है 5 लाख रुपए के आसपास तक का। तो ऑडिट के चलते चलते अगर आप जमा करा देते हो, तो डिपार्टमेंट आपसे क्या कहता है कि देखो भाई ऑडिट हो गई है आपकी, ऑडिट कंप्लीट हो गई है, हमने ऑडिट पैरा बना दी है, 5 लाख का एक्सपोजर आपका निकल रहा है। तो डिपार्टमेंट आप कहता है कि 15% पेनल्टी के साथ इसको जमा करा दो। तो कोई चैट बॉक्स में बता सकता है वो कौन से प्रोविजन को इन्वोक कर रहा है और क्यों बोल रहा है आपको 15% का, अगर कोई बताना चाहे। अब मैंने इतना सारा डिस्कशन आपसे किया है, एक आपकी ऑडिट हो गई है, ऑडिट होने के बाद 5 लाख का ऑडिट पैरा बना दिया उसने, 5 लाख को जमा कराना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है 15% पेनल्टी के साथ जमा करा दो। तो वो कहाँ क्या कहना चाह रहा है? 73 गलत आंसर आया है। 73 आता तो फिर 15% क्यों जमा कराएगा आपसे? 73 में तो अभी नोटिस इशू हुआ नहीं है। 73 का नोटिस इशू होने से पहले हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया था आपके लिए, ये चार्ट बना था आपके लिए 73 का और 74 का। आपको यही समझना है कि हमेशा जब भी आपका ऑडिट चल रहा होगा तो आपके पास ऑडिट में जो डिमांड आएगी वो ऐसे आएगी, वो आपकी डिमांड निकाल देगा, टैक्स निकाल देगा, इंटरेस्ट निकाल देगा, 15% की पेनल्टी और लगा देगा। क्योंकि व्हाट ही इज प्रिज्यूमिंग कि आपने जो है फ्रॉड वाला केस है आपका, और फ्रॉड वाले केस में चाहे आप नोटिस से भी पहले जमा करा दो, लेकिन 15% तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। अब वहां पे अगर आपको लगता है डिमांड छोटी मोटी है और आप पीसफुली उसका जमा कराना चाहते हैं, तो आप ये 15% भी जमा करा दीजिए। लेकिन आपको लगता है डिमांड बहुत ज्यादा निकाली है, तो एटलीस्ट आप ये तो कंटेस्ट कर सकते हैं ना कि सर ये तो मेरा फ्रॉड का केस कहां से बन गया, ये तो मेरा आईटीसी का रिकंसिलेशन निकला है और मेरा कोई ऐसा फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था। जब मैंने करोड़ों रुपए जमा करा रखे हैं तो 2-4 लाख रुपए तो ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रॉड की इंटेंशन की वजह से है। तो आप कह सकते हो कि मैं डिमांड तो जमा करा देता हूँ, पेनल्टी कुछ जमा नहीं कराऊंगा। और 30 दिन तक भी आप ऐसा कह सकते हो। 73 का नोटिस आने के बावजूद भी 30 दिन तक जमा कराते हो, तब भी कोई पेनल्टी नहीं देनी है। तो याद रखो, आप पेनल्टी के अमाउंट से वहां पे सेक्शन को ट्रिगर कर सकते हो। पेनल्टी के अमाउंट से आप कैसे सेक्शन को ट्रिगर करोगे? अगर वो आपसे 15% मांग रहा है, इट मींस कि अभी नोटिस नहीं निकला है 74 का, अभी जस्ट ऑडिट पैरा बने हैं, ऑडिट पैरा के पास आपके पास डिमांड आ गई है, कोई नोटिस नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने ऑडिट पैरा के बाद भी लेट किया तो वो नोटिस में कन्वर्ट होने वाला है, और नोटिस तो वहां से हमेशा 74 का ही आएगा। 73 का नोटिस कभी भी आप डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट मत कीजिए। उसके बाद 74 का अगर नोटिस आएगा तो वो आपको 25%, हाँ, गिव मी 1 मिनट। सेवेंटी 74 का जब नोटिस आएगा, आई थिंक सबको क्लियर है ना, यहाँ पे ऑडिबल है ना सब कुछ? बीच में मेरे यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए सबको ये पीपीटी विजिबल है ना? ठीक है, फाइन फाइन। तो 73 का नोटिस अगर आ गया आपके पास तो 25% तो पेनल्टी आपके ऊपर लग गई, क्योंकि अब आपने उसको नोटिस करवा भेजने तक वेट करवा दिया था। अगर आप उसके नोटिस से पहले ही जमा करा देते तो आपको केवल 15% जमा कराना पड़ता। अगर आप नोटिस से पहले ही जमा करा देते तो आपको 15% जमा कराना पड़ता।
इसके बाद अगर आप नोटिस के बाद भी ऑर्डर तक की वेट करते हो तो आपको 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर सेक्शन 73 में वेट करते हो तो 10% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आई थिंक अब प्रैक्टिकली मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑडिट होने के बाद अगर आपके पास डिमांड आती है तो कैसे आती है। और असेसमेंट डायरेक्ट भी नोटिस आ सकता है आपको। असेसमेंट में डायरेक्ट नोटिस आपके पास कैसे आएगा? असेसमेंट में लाइक सेक्शन 61 में किसी वो पर्टिकुलर मैटर को लेके, जैसे आपके 2A के रीको को लेके ही वो आपको 2A के रीको को लेके ही आपको कुछ चेक करना चाहता है, तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ही आपको नोटिस दे देगा कि भाई आपके 2A का और 3B के आईटीसी का इतना डिफरेंस आ रहा है, आप मेरे को जस्टिफाई करें कि आपने एक्सेस आईटीसी नहीं लिया हुआ है। अगर आप उसको, तो ये सेक्शन 61 हमें क्या बोलता है कि अगर आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर जस्टिफाई आंसर दे देते हो, उसको जस्टिफाई कर देते हो आप, तो वो सारी प्रोसीडिंग वहीं खत्म कर देगा, क्लोज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो 30 डेज के अंदर, देन फिर वो या तो 73, 74 के अंदर आपकी डिमांड क्वांटिफाई कर देगा, और अगर वो चाहता है तो 70, तो सेक्शन 65, 66 और 67 जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट वगैरह के सेक्शन की पावर को यूज कर सकता है। या तो वो डायरेक्ट 73, 74 में उसको लगा कि हाँ भाई आपने 2 लाख का आईटीसी ज्यादा लिया हुआ है, या तो 73, 74 में आपकी सीधा डिमांड निकाल देगा, जैसा भी उसे लगेगा। अगर फ्रॉड की वजह से लगेगा 74 में निकाल देगा, 73 में लगेगा तो उसमें निकाल देगा। लेकिन उसको निकालने से पहले ही अगर आप असेसमेंट में आपको लग गया कि आप पहले ही जमा, उसका नोटिस ही आया और आपने अपने यहाँ रिको किया और आपको लगा हाँ नोटिस इन द सेंस असेसमेंट का आया, अभी 73 का नहीं आया, असेसमेंट का ही आया, आपने रिको किया, आपको लगा 3 लाख का आईटीसी आपका ज्यादा निकल रहा है, तो आपने क्या किया, 3 लाख रुपए जमा करा दिए, उसका नोटिस का वेट किया बगैर। 73, 74 का नोटिस आपने वेट ही नहीं किया उसका। तो अगर वो आपकी बात मान जाता है और 73 तक ही रहता है तो आपको किसी पेनल्टी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फोर्स करता है नहीं आपने तो फ्रॉड किया है, तो आपको नोटिस से पहले भी जमा कराने के साथ साथ 15% आपको पेनल्टी भी जमा करानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका टोटल प्रोसीजर चलेगा। कहीं पे भी असेसमेंट हो रहा है, कहीं पे भी ऑडिट हो रही है, वो उसमें आपकी डिमांड क्वांटिफाई होगी। डिमांड क्वांटिफाई होने के बाद आपको 73 या 74 का नोटिस आएगा। उन नोटिसों से पहले आप चले जाते हो तो आपको पेनल्टी कम जमा करनी पड़ेगी, या हो सकता है 73 में तो बिल्कुल ही ना जमा करने पड़े, और उन नोटिस के बाद जाते हो तो आपकी पेनल्टी की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये एक बेसिक चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 73, 74 में हम किस तरह से जाते हैं और किस तरह से ये पावर। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हम फिर नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं, टेक्निकल पार्ट पे। अब यहाँ पे पूछा गया 73 और 74 में ये आयुष का क्वेश्चन है कि 73 और 74 में वो कैसे। देखो 73 हमेशा डिपार्टमेंट का जो नोटिस आएगा वो आपको 74 में ही आएगा, क्योंकि 74 में क्या होता है कि 74 में उसको 5 साल मिल जाते हैं। तो वो तो हमेशा की कोशिश करता है कि 5 साल का मैं इन्वोक कर सकूं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि जब वो आपका असेसमेंट कर रहा है तो कईयों के तो 3 साल भी निकल चुके हो, तो कई ईयर के 3 साल भी निकल चुके हैं। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपको नोटिस देना है तो फ्रॉड में दे, जिससे कि वो नोटिस 5 साल खोल सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फ्रॉड का इन्वॉल्व भी नहीं है, मेरा मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तो आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में भी जा सकते हैं। अपील में जाके अगर आपका ये निकलता है कि नहीं आपकी फ्रॉड की इंटेंशन नहीं थी और आपके वो फ्रॉड का, अगर फ्रॉड का सेक्शन इन्वोक ना करता तो आपका 3 साल ऑलरेडी निकल चुके थे, तो ये समझो कि उसका ऑर्डर ही वॉइड एब इनिशियो हो गया। लेकिन अगर फ्रॉड प्रूव नहीं होता है, लेकिन आपके 3 साल भी नहीं निकले अभी, तो फिर वो क्या करेगा, उसको सेक्शन में बोला गया है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इसकी डिमांड जो निकालो वो सेक्शन 73 के हिसाब से निकालो, 74 की जगह से ना निकालो। तो 2 केस हो सकते हैं, मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं। दो सिनेरियो बन सकते हैं। दोनों तरफ फ्रॉड में आपका नोटिस आया था, इधर भी आपका फ्रॉड में ही नोटिस आया था। फ्रॉड में नोटिस का कहने का मतलब सेक्शन 74 में आया था, सेक्शन 74 में आया था नोटिस आपका। दोनों जगह फ्रॉड में आपके पास नोटिस आया। इस जगह तो जब उसने नोटिस दिया तो सेक्शन 73 का ऑलरेडी 3 साल निकल ही चुके हैं,
73 के 3 इयर्स निकल चुके हैं, यानी कि उसको अगर उस वाले ईयर को इन्वोक करना था तो 74 में ही नोटिस या ऑर्डर पास करके डिमांड निकाल सकता था। यहाँ पे अभी 73 में भी अगर वो करता तो उसका टाइम भी अभी लैप्स नहीं हुआ है, टाइम नॉट लैप्स, टाइम नॉट लैप्स, टाइम नॉट लैप्स। तो अगर कल को अपील में निकलता है कि ये फ्रॉड का केस नहीं था और ये सिंपल केस था 73 का, तो यहाँ पे तो ऑर्डर खत्म ही हो गया आपका, क्योंकि 73 का तो ऑर्डर आ ही नहीं सकता था, उसका टाइम लिमिट 3 साल का ऑलरेडी निकल चुका है। लेकिन अगर ऐसा निकलता है कि फ्रॉड का केस नहीं था, तो एओ असेसिंग ऑफिसर को कहा गया है कि अगर आपका फ्रॉड का केस नहीं निकलता है तो आप अपने ऑर्डर को चेंज करेंगे और एज पर 73 आप अपनी डिमांड निकालेंगे। यानी कि क्या चेंज हो जाएगा, वो जो पेनल्टी की अमाउंट है वो पेनल्टी की अमाउंट अकॉर्डिंगली 73 की सेक्शन की तरह लगेगी और अकॉर्डिंगली उस तरह से रिड्यूस हो जाएगी और ऑर्डर में अप टू 10% तक ही आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो भी यहां तक? हाँ, ये तो लिटिगेशन का पार्ट बनेगा ही, इसमें कुछ आप 73 लगेगा या 74 लगेगा, हमेशा डिपार्टमेंट अपनी तरफ से 74 लगाने का ट्राई करेगा। इस पे कोई सच पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर वहां पे हर, दिस इज वेरी मच सब्जेक्टिव, हर केस में आपकी इंटेंशन देखी जाएगी और आपको भी इंटेंशन से प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज थी, लाइक कि आपका 2-2 करोड़ रुपए का आईटीसी चल रहा है, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का आईटीसी कुछ गलत फूड एंड बेवरेजेस पे ले लिया, तो उसमें आप फ्रॉड की इंटेंशन तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सर मैं इतना आईटीसी ले रहा हूँ, इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, उसके बाद भी 2 लाख रुपए का वो भी गलती से इनवॉइस में ये इशू था या इस वजह से लिया गया या अकाउंटेंट की एरर, क्लरिकल एरर हो गई थी। तो ये सब आपको सब्जेक्टिव होकर प्रूव करना पड़ेगा, ये कहीं पे आपको ऐसा नहीं बना सकते कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो इसका। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो अभी बीच में एक क्वेरी भी आई थी, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं सेक्शन 68 के ऊपर। 68 को हम पढ़ेंगे रेड विद सेक्शन 129। कुछ सेक्शनों को मैं आपको पेनल्टी के सेक्शन के साथ पढ़ाऊंगा, कुछ सेक्शनों को मैं आपको, ये पावर होती है इंस्पेक्ट करने की गुड्स इन मूवमेंट। सेक्शन 68 में आपका अगर गुड्स इन मूवमेंट है तो उसको इंस्पेक्शन करने की पावर है। क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि आप इसका मूवमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट के हिसाब से करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है या नहीं है, अगर इनवॉइस से नहीं होना है आपके पास चालान है या नहीं है। आई थिंक इस पे स्पीकर ऑन है। Amajit ji, sorry for interruption. I think one audio was I have controlled now. You Yes, can. sure. So आपके उसको, आप उसके ऊपर राइट, उसके पास राइट है कि आपके पास, आपको जो इनवॉइस साथ में कैरी करना है, आपको जो चालान कैरी करना है वो आप साथ में लेके जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपने प्रॉपर इसका ई वे बिल बनाया है या नहीं बनाया है, ये आपका वो इंस्पेक्ट कर सकता है। इस इंस्पेक्शन की पावर उसको सेक्शन 68 में दी गई है। इस इंस्पेक्शन की पावर का वो करेगा क्या, वो कहता है अगर उसको कुछ भी इसमें डिफॉल्ट लगा, इस इंस्पेक्शन को करते हुए उसको कुछ भी डिफॉल्ट लगा, तो वो सेक्शन 129 की पेनल्टी आपके ऊपर लेवी कर सकता है। सेक्शन 129 की पेनल्टी आपके ऊपर आ सकती है। सेक्शन 129 क्या कहता है?
सेक्शन 129 कहता है कि या तो देखो ओनर सामने आ जाए, इस गुड्स का ओनर कौन है, या तो ओनर प्रेजेंट हो जाए। तो उस केस में थोड़ी सी पेनल्टी हम लीनियंट रहेंगे, क्योंकि वो बंदा सामने आ गया है, हमसे डिस्कस कर रहा है, तो उसके डिस्कस करके हम थोड़ा सा लीनियंट रहेंगे, पेनल्टी कम लगाएंगे। और ओनर अगर आप हमारे सामने नहीं आता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम फिर थोड़ा सा पेनल्टी ज्यादा लगाएंगे। अब इसमें भी दो दो केस बना देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका टैक्सेबल गुड्स था तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी, और अगर आपका एग्जेम्प्ट गुड्स था तो आपकी पेनल्टी थोड़ा कम लगेगी। सेम यहीं पे सिनेरियो बनेगा, आपका ओनर सामने नहीं आया है, और ओनर सामने नहीं आया है, गुड्स आपका टैक्सेबल है, तो कुछ और पेनल्टी लगाने लगे हैं। गुड्स आपका एग्जेम्प्ट है, तो ये बहुत काम का सेक्शन है आपके लिए। जब भी आप ई-वे बिल या मूवमेंट के दौरान कोई आपका माल पकड़ा गया है, उस टाइम पे आपके सामने कोई नोटिस आते हैं, तो वो यही नोटिस, यही इस तरह के टैक्स की बात ही आपसे करेंगे। वो कहते हैं कि देखो अगर ओनर सामने आ गया तो हम 200 ऑफ द टैक्स अमाउंट आपसे रिकवर करेंगे, 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट। लेकिन अगर आपका एग्जेम्प्ट गुड्स है तो हम क्या करेंगे, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जो आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स चल रही है, या ₹25,000, इनमें से जो भी कम होगा, जो भी लेस होगा, वो आपसे ले लेंगे। इन पेनल्टी को बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा, क्योंकि कई बार इसी पेनल्टी में ही कोई लूप होल निकल जाता है और आप अपनी 200% के टैक्स की पेनल्टी को 25,000 रुपए तक लेकर आ सकते हैं। इस एक प्रैक्टिकल केस लो को भी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करेगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उसके पास एक पावर थी सेक्शन 68 में गुड्स को चेक करने की ड्यूरिंग द मूवमेंट को इंस्पेक्शन कर सकता है, और उसको कोई भी कमी अगर नजर आती है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या इन आपने डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किए हैं प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट वो नहीं है, आप लेके कुछ और जा रहे हैं, वहां पे HSN कोड कुछ और दिखा रहे हैं, या फिर आपके पास ई-वे बिल उसका प्रॉपर बना नहीं हुआ है, तो इन केस में आपकी इंस्पेक्शन हुआ, आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। पेनल्टी अगर ओनर सामने आ जाता है तो 200% ऑफ टैक्स, जनरली पेनल्टी ये देखने को मिलेगी आपको हमेशा, 200% ऑफ द टैक्स पेनल्टी आपके सामने आ जाती है। लेकिन अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स था ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, अब टैक्स नहीं था तो आपसे फिर गलत मूवमेंट करने की पेनल्टी नहीं लेंगे। गलत मूवमेंट करने की पेनल्टी हम आपसे लेंगे। गलत मूवमेंट करने की पेनल्टी कितनी लेंगे, उसकी वैल्यू का 2% की कंपेयर करेंगे 25,000 रुपए से, जो भी कम निकलेगा हम आपसे वो ले लेंगे। एग्जेम्प्ट में हम आपको थोड़ा सा वो होके चलेंगे, क्योंकि इसमें आप कोई टैक्स की चोरी तो कर नहीं रहे थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरे सामने ओनर नहीं आता है तो 200% जो हम इधर लगा रहे थे, इसकी कंपेयर हम करेंगे 200% ऑफ टैक्स की कंपेयर हम करेंगे 50% ऑफ द वैल्यू, 50% ऑफ द वैल्यू, और इसमें से जो भी हायर होगा, यहाँ पे जो भी हायर होगा वो आपसे लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने दो गलती कर दी, एक तो आपने गलत चीजें बना रखी थी, और एक उसका ओनर ही नहीं पता लग रहा है, उसका ओनर ही नहीं पता लग रहा है, गुड्स का ओनर कौन है। तो इन दैट केस जो भी वो गाड़ी को चला रहा है उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी 200% ऑफ द टैक्स, या 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। तो जो नॉर्मल केस था उसमें केवल 200% ऑफ टैक्स लगेगा, लेकिन जो उसमें ओनर सामने ही नहीं आएगा उसमें 50% ऑफ वैल्यू से भी हम कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट होता है तो एग्जेम्प्ट में सेम रहेगा सब कुछ, जो यहाँ पे 2% लिखा था, ये 2% प्लस 5% हो जाएगा। तो इस पर पेनल्टी को आप एक बार याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ठीक से, फिर थोड़ा सा इसको टेक्निकल पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। सेक्शन 129 की पेनल्टी को हमने डिस्कस किया, जो हमें कहता है कि आपका डिटेंशन कर लेंगे, सीजर कर लेंगे, और आपका गुड्स तभी रिलीज करेंगे, उसके बाद आपका डिटेंशन कर लेंगे गुड्स को, आपका गुड डिटेन हो जाएगा या सीज कर लिया जाएगा, और उसके बाद उसको रिलीज तभी करेंगे, ये सेक्शन ये 129 बोलता है, उसके बाद उसको रिलीज तभी करेंगे जब आप इतनी पेनल्टी हमें जमा करा देते हो। अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है और ओनर सामने आ जाता है तो 200% ऑफ टैक्स हमें दे दीजिए,
और अगर आपका एग्जाम्प्ट गुड्स है और ओनर सामने नहीं और ओनर सामने आ जाता है तो 2% ऑफ वैल्यू या 25,000 पे जो भी कम है वो दे दीजिए। ये 2% 5% हो जाएगा अगर ओनर सामने नहीं आता। और इधर टैक्सेबल वैल्यू का 200% की 50% ऑफ वैल्यू से डिस्कस होगा। तो यहाँ पे आप 50% ऑफ वैल्यू समझ रहे हो, वैल्यू ऑफ गुड्स, और वहां पे जो 200% ऑफ टैक्स है, यानी कि टैक्स का 200% ले लेंगे या जितनी की गुड्स है उसका 50% वैल्यू के बराबर आपको पेनल्टी लग सकती है अगर ओनर सामने नहीं आया। तो अब एक प्रैक्टिकल केस में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे सामने आता है तो इस तरह की पेनल्टी अगर लग जाती है तो उसकी अपील में आप कैसे क्या क्या प्ली ले सकते हैं। अगर किसी की क्वेरी है यहाँ तक तो पूछ सकता है वो। राइट, तो हम सेक्शन 129 की पेनल्टी का थोड़ा टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूं। सपोज करो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, और मैं यहाँ पे दिल्ली में हूं और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट गुड़गांव में चल रहा था, मैं दिल्ली में हूं और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट गुड़गांव में चल रहा था। यहाँ पे मेरी एक मशीन पड़ी हुई है क्योंकि सारा काम तो मेरा यहीं का होता है, ओनर तो मैं यहीं पे हूँ, सब सामान मेरा यहीं पड़ा है। यहाँ पे एक मशीन पड़ी है जिस मशीन की जरूरत इस कंस्ट्रक्शन वर्क में है। यहाँ पे इस मशीन की जरूरत थी। सपोज करिए मशीन की वैल्यू आपकी 1 CR हो जाती है। वैल्यू इन द सेंस कि आप खरीद नहीं रहे हैं, आप ही की मशीन है, आप उसका मूवमेंट करा रहे हैं। तो पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताइए क्या इस केस में ई वे बिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मशीन की मूवमेंट, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट गुड़गांव में चल रहा है, मैं दिल्ली का हूँ कॉन्ट्रैक्टर, सारा सामान मेरा मशीन मेरी वहीं पड़ी है, वहां से मैं मूवमेंट करा रहा हूँ गुड़गांव तक, तो मुझे ई वे बिल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सबका, श्रुति का, आयुष का, सबका आंसर यस में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ई वे बिल सप्लाई पे नहीं बनता, ई वे बिल तो मूवमेंट पे बनता है। ई वे बिल में मूवमेंट देखा जाता है गुड्स का, ये नहीं देखा जाता कि आपकी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपका मूवमेंट्स हो रहा है तो हर मूवमेंट पे आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत है। हाँ, एक छोटी सी अमाउंट हमारे पास है कि अगर उसका 50,000 से वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो मैंने तो पहले ही वैल्यू 1 करोड़ की ले ली है, तो हमें पता है कि हमें ई वे बिल बनाना था यहाँ पे। अब यहाँ पे ई वे बिल नहीं बना, ये एक प्रैक्टिकल केस ही डिस्कस कर रहा हूँ। और असेसिंग ऑफिसर ने, जिसने भी मूवमेंट के दौरान पकड़ा, उसने कितनी पेनल्टी लगा दी, उसने ये वाली पेनल्टी लगा दी 200% ऑफ द टैक्स, 200% ऑफ द टैक्स। अब आपका कुछ यहाँ पे कम करना चाहोगे पेनल्टी को, कुछ आर्गुमेंट रखना चाहोगे। आपके सामने मैं पेनल्टी खोल देता हूँ। पेनल्टी, वो ओनर सामने आ गया है, वो कह रहा है कि हाँ मेरी मशीन है, उसके बाद भी उसने 200% ऑफ द टैक्स लगा दिया है। आप कुछ आर्गुमेंट रखना चाहोगे अगर आपको ये अपील दे दी जाए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर करना चाहे। किसी तरह से ये पेनल्टी कम हो सकती है जो 200% ऑफ द टैक्स मेरे ऊपर लग गई है। किसी का भी कोई आंसर हो चैट बॉक्स में बताना चाहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मूवमेंट कराने की जरूरत थी, उस मूवमेंट में ई वे बिल बनना था, मेरे पास सब कुछ था, डॉक्यूमेंट भी था इसको शो करते हुए। उस डॉक्यूमेंट का नाम भी आप लिख के बताइए मुझे, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए था मेरे को इसका मूवमेंट कराने के लिए। लेकिन मैं ई वे बिल बनाना भूल गया, इसका ई वे बिल बनाना भूल गया, तो उसने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी है। ये प्रैक्टिकल केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी एक अपील चल रही है आज के टाइम में, अभी कोई डिसीजन नहीं आया है।
उस पर 200% ऑफ टैक्स लगा दिया है एसएससी के ऊपर, किसी तरह से आप इसको कम करा सकते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट देकर। अब वो आर्ग्यूमेंट वो मानेगा, अपीलेट अथॉरिटी नहीं मानेगी, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट क्या देना चाहेंगे? चलान तो सही यूज किया है, स्टॉक ट्रांसफर कह सकते हो, या आप ही ओनर थे, सप्लाई नहीं थी, तो जब भी सप्लाई नहीं होती तो आप चलान के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या रखोगे? आप इसकी पेनल्टी के अमाउंट को कम कराना है थोड़ा सा, कुछ आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं हम? मैं दो दो आर्ग्यूमेंट आपको बता देता हूं जो हम अपनी तरफ से रखना चाह रहे हैं इस अपील में। एक तो पेनल्टी में हर बार हमारा यही आर्ग्यूमेंट होता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे कोई फ्रॉड करने का। इंटेंशन क्यों नहीं था? किन चीज से प्रूव करोगे कि ये मशीन मेरी अपनी थी? तो जब मैंने मशीन को परचेज किया था उस टाइम पे मैंने अपना टैक्स ऑलरेडी डिस्चार्ज किया हुआ है, टैक्स डिस्चार्ज ऑलरेडी मैंने अपना किया हुआ है इसके ऊपर। और जस्ट एक ये प्रोसीजरल मिस्टेक मेरे से हो गई कि मैं अवेयर नहीं था कि जब ये सप्लाई नहीं बनती है और ऐसे लेकर जा रहा हूं तो इसमें भी मेरा ई वे बिल बनना चाहिए था। नंबर वन तो आर्गुमेंट मेरा ये रहना चाहिए। दूसरा मेरा ये रहना चाहिए कि देखो, जब मैं ये एग्जाम्प्ट की बात करता हूं, एग्जाम्प्ट का मतलब ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना। अब मेरी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे कोई टैक्स नहीं था, तो क्योंकि क्या था, ये तो बिना विदाउट सप्लाई मेरा मूवमेंट हो रहा था, विदाउट सप्लाई मेरा मूवमेंट हो रहा है। और जब नो टैक्स वाली ट्रांजेक्शन है तो एक तरह से वो मेरी एग्जाम्प्ट की डेफिनेशन में तो फॉल करी। और एग्जाम्प्ट में आप मेरे को कितनी पेनल्टी कह रहे हो कि सर अगर आपने मेरे पे पेनल्टी लगानी भी है, मैंने रेवेन्यू का कोई लीकेज नहीं करा, मैंने रेवेन्यू को कोई लॉस नहीं करा, मैंने तो बस एक ई वे बिल बनाना भूल गया और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं बन रहा था, तो आप 25,000 तक लगा लीजिए मेरे ऊपर। विच एवर इज लेस ही तो लगा सकते हैं, 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 पे विच एवर इज लेस, तो आप यहाँ पे 25,000 रुपीज लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट हमारे बनने चाहिए। और यहाँ पे हमें मेरे हिसाब से पेनल्टी को जमा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं एक प्रोसीजरल मिस्टेक मेरे से हो गई कि यहाँ पे मैं अपना ही गुड्स अगर कहीं लेके जा रहा हूँ तो मूवमेंट हो रहा है, मुझे वहां पे ई वे बिल बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं बन रहा था उस टाइम पे, तो आई एम नॉट फॉलोइंग इन फर्स्ट क्लॉज ऑफ 200% टैक्स, रादर आई एम फॉलोइंग इन सेकंड क्लॉज ऑफ 25,000 रुपीज। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। यहाँ टेक्निकल पार्ट वगैरह सब क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। या किसी का कुछ और क्लिक कर रहा है किसी के माइंड में कि ये भी आर्गुमेंट रख सकते हैं, कोई बताना चाहे कुछ भी चैट बॉक्स में। 2 मिनट के बाद फिर हम चलते हैं आगे। किसी का कोई क्वेरी है कुछ है पूछ सकता है।
चले एक बार आगे बता दीजिए चैट बॉक्स में, एक बार सबको समझ में आ रहा है? यस यस नो में बोल दीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पे। थोड़ा मेरे को लगेगा कि जुड़े हुए हैं आप सब लोग साथ में। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक नेक्स्ट पावर यूज कर डिस्कस करने लगा हूं। अभी हमने सेक्शन 68 डिस्कस किया था, अब हम सेक्शन 69 पर आते हैं। सेक्शन 69 हमें कहता है पावर टू अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट। अब 2-3 डिफॉल्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। पावर टू अरेस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि बाकी तो कुछ भी होता रहे यहाँ पे, लेकिन ये चार मैंने सेक्शन 132 में आपको इम्प्रीजनमेंट होता है और उसमें काफी सारे डिफॉल्ट हैं, उनमें से ये 4 डिफॉल्ट हैं। इन 4 डिफॉल्ट के होते ही कमिश्नर लेवल पर्सन के पास पावर आ जाती है कि वो आपकी अरेस्ट कर सके इमीडिएट। लेकिन हाँ, उसको बताना पड़ेगा कि इस 4 में से किसको उसने इन्वोक किया है। ये क्या है 4? पहले इनको समझ लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, whosoever commits or cause to commit and retain the benefits arising out of any of the following offense, namely क्या करा है आपने सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस कर दिया है विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। कोई इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो आप टैक्स को बचाना चाह रहे थे, टैक्स की चोरी करना चाह रहे थे आपने क्या किया? सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया और आपने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं करा इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंशन ऑफ इवेड टैक्स। और आपकी क्लियरली इंटेंशन आपकी लग रही है। अब इस इवेड टैक्स की इंटेंशन पे हमेशा आर्गुमेंट लिटिगेशन ही चलता रहेगा, जैसे पहले भी पूछा गया था। इंटेंशन तो सब्जेक्टिव रहेगी, वो हर केस में पूरा मैटर को देख के ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस आपने माल की सप्लाई कर रही है, या आप फेक इनवॉइस इशू करते हो, इशू ऑफ इनवॉइस और बिल। आप यहाँ पे इनवॉइस इशू कर रहे हो, फेक इनवॉइस कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? सप्लाई नहीं कर रहे कुछ भी। तो यानी कि दो ये जो आपके डिफॉल्ट है, ये ऐसे डिफॉल्ट है जिसके लिए आपको इमीडिएट अरेस्ट हो सकती है, आपकी इंप्रिजनमेंट हो सकती है। नंबर पहला, आप सप्लाई करे जा रहे हो, कोई इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो। आप इनवॉइस तो इशू कर रहे हो लेकिन फेक इनवॉइस है, कोई सप्लाई नहीं हो रही उसके अगेंस्ट। इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑन रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ टैक्स। और आपके इस इनवॉइस इशू होने से क्या हो रहा है? दूसरे पर्सन को आईटीसी मिलता जा रहा है, या फिर दूसरा पर्सन, जैसे कि हमने रिसेंट केस भी देखा हुआ है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पे आईटीसी इकट्ठा किया और उसका इन्वर्टेड ड्यूटी आगे कम रेट की सेल दिखा के इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसका रिफंड ले लिया। तो उसने यही कहा कि अगर आप ऐसा इनवॉइस कोई इशू कर रहे हो जिसके अगेंस्ट कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस आप किसी को रिफंड दिलवाते हो या किसी को आईटीसी दिलवाते हो, तो ये ऐसा अपराध है जिसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है और इमीडिएट अरेस्ट भी हो सकती है। आप इनपुट लेते हो ऐसे फेक इनवॉइस का यूज करते हुए, या फिर आप टैक्स कलेक्ट कर लेते हो, सब कुछ सही कर रहे हो, टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन टैक्स कलेक्ट करके आप 3 महीने से ज्यादा उसे अपने पास रख रहे हो। आप 3 महीने से ज्यादा उसे अपने पास रख रहे हो। तो क्या 1 रुपए के इन चारों का डिफॉल्ट अगर 1 रुपए का भी हो गया तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि 1 रुपए का भी अगर ये चारों डिफॉल्ट में कर देता हूं तो क्या मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या मेरे को इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा? तो यहाँ पे किसी को कोई लिमिट याद है या कोई डिस्कस करना चाहेगा? चैट बॉक्स में बताना चाहेगा कि कितनी लिमिट क्रॉस होनी चाहिए?
तो 132 जो ये सेक्शन है, 132 सेक्शन में नीचे 6 केसेस बनाए हुए हैं, सॉरी 4 केसेस बनाए हुए हैं, 4 केसेस में से वो कहता है पहले 2 केसेस में अगर आप फॉल कर गए, इन अमाउंटों में अगर आप फॉल कर गए देन, और आपने ये वाले 4 डिफॉल्ट किए हैं 132 में, तो और भी चीजें डिस्कस की हैं कि और वजह से भी इम्प्रीजनमेंट होती है, लेकिन इमीडिएट अरेस्ट आपकी कब हो सकती है, जब आप इनमें से ये 4 काम कर रहे हो। तो जब भी किसी की अरेस्ट हो रही है, जब भी सजा सुनाने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अरेस्ट करने पे आप देखोगे उनमें से ये 4 काम उसने किए हैं, और ये 4 काम आपको कितनी अमाउंट तक करने हैं, ये 4 काम आपको करने हैं। पहला आपको कहता है कि आप फर्स्ट वाले केस में वो कहता है आपने ये डिफॉल्ट 5 करोड़ से ऊपर के अमाउंट का किया है। दूसरे में कहता है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। तो इन दोनों ही केस में, यानी कि अगर आपके आपके इन चारों काम करने की वजह से, इनमें से कोई भी एक काम करने की वजह से आपने 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स इवेड कर लिया है, 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स इवेड कर लिया है, तो सेक्शन 69 में कमिश्नर के पास पावर आ जाएगी। तो सेक्शन 69 में कमिश्नर के पास पावर आ जाएगी। क्या पावर आ जाएगी? कमिश्नर के पास पावर आ जाएगी कि वो आपको इमीडिएट अरेस्ट कर सके, अब एक पावर तो हुई है अरेस्ट करने की। अब हम सेक्शन 132 को थोड़ा सा आगे समझते हैं। इसकी मैं कुछ क्लोज और भी लेकर आता हूं आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 132 जो है, 132 हमें, मैं 132 की हेडिंग भी कॉपी करता हूं एक बार। सेक्शन 132 क्या बोलता है? सेक्शन 132 बोलता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, और उसके साथ साथ 69 सेक्शन क्या बोलता है? पावर टू अरेस्ट। तो 132 में पनिशमेंट आपको मिलेगी, इन सब कामों के लिए मिलेगी पनिशमेंट आपको, लेकिन सीआईटी पे जो पावर आ जाएगी अरेस्ट करने की, वो इन 4 रीजन से ही आएगी। अगर वो सीआईटी भी आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है तो इन 4 वजह से दे सकता है। अदरवाइज ये नीचे वाली चीजों की वजह से आपको इम्प्रीजनमेंट तो हो जाएगी, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सीआईटी अपील, सॉरी सीआईटी जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकता आपको अरेस्ट करने के लिए। तो अब हमको समझने की जरूरत है कि ये इतने सारे डिफॉल्ट हैं यहाँ पे, इन सारे डिफॉल्टों में जब भी अरेस्ट की बात आएगी, आपने सुना कि उसका अरेस्ट हो गया है, तो उनमें से उसने ये 4 काम किए होंगे, तब उसकी अरेस्ट हो गई। तो हम असेसमेंट का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, असेसमेंट के सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं
Amarjit ji, are you there? हाँ जी, अच्छा, वॉइस आ नहीं रही थी आपकी. अच्छा, एक मिनट. Sir, I think the speaker has left, sir. Yes, he is joining again as his network issue was there. So he is joining again. Just a minute. आयुष जी, सभी रिकॉर्डिंग जो भेजी हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पीपीटी का. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. Yes, I think he had joined. Yes, Prachi ji, day 4 PPT is something misplaced and will definitely upload tomorrow. In starting, I said given presentation is missing day 4. So link will be there by tomorrow maximum. Sorry, And I hope sorry, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. no problem, Amarjit ji. बढ़िया बढ़िया सेशन चल रहा था and you have covered entire thing properly. Share again the PPT. Sure.
सो आई थिंक किसी का क्वेश्चन भी आ रहा था कि वो लिमिट को लेकर इश्यू आ रहा था उसको कि वहां पे 500 लाख रुपीस वर्ड है, तो 5 करोड़ रुपीस उसका मीनिंग आता है कि 5 करोड़ पे से पर आप कुछ करेंगे। तो वो चैट बॉक्स में किसी का तो वही पढ़ रहा था मैं, तो एक बार शेयर करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम दो सेक्शन को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। दो सेक्शन हमारे क्या चल रहे हैं, असेसमेंट का सेक्शन चलता है हमारा साथ में, और एक हमारा एक पेनल्टी का सेक्शन चलता है कि असेसमेंट में वो पावर लेता है, जैसे 69 में उसने पावर ली और उस पावर का यूज करके वो पेनल्टी लगाने के लिए वो पेनल्टी के सेक्शन में जाता है। जैसे हमने सेक्शन 68 और 129 का कॉम्बिनेशन देखा था कि उसने 68 से पहले पावर ली थी रास्ते में हमारा कन्वेंस को चेक करने की, और उसके बाद उसने 129 में हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई थी। इसी तरह से अब 69 में पावर टू अरेस्ट आती है सीआईटी के पास, अगर सीआईटी सेटिस्फाइड है कि उसमें से वन ऑफ द डिफॉल्ट यहाँ पे ABCD में से कुछ किया है, जिसमें हमने मोटा मोटा समझ लिया है कि आप फेक इनवॉइस इशू करते हैं या फिर आप फेक ITC लेते हैं या टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करते हैं, 3 महीने तक आप टैक्स अपने पास रखते हैं, और वो टैक्स की अमाउंट और इन 4 वजह से जो डिफॉल्ट आप कर रहे हो, इन 4 वजह से टैक्स की अमाउंट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड केस को 132 के यहाँ पे कवर किया है। फर्स्ट केस होता है 5 करोड़ तक से का अबाव का डिफॉल्ट का, और ये 2 करोड़ से 5 तक का। तो इसका मतलब ये निकला कि 2 करोड़ से ऊपर का अगर आपका डिफॉल्ट होता है और अगर ये 4 काम आप करते हो, तो सीआईटी पे पावर आ जाती है कि वो आपके अरेस्ट का नोटिस इशू कर सके, वो आपको अरेस्ट करवा सके। इसके बाद 132 कुछ और भी ऑफेंसेस की बात करता है, 132 इन ऑफेंसेस की बात करता है, लेकिन इन ऑफेंसेस के लिए इम्प्रीजनमेंट होता है, आपको इम्प्रीजनमेंट होता है। सेम सीआईटी के पास उसी सेम टाइम अरेस्ट कराने की पावर आपके पास नहीं आ जाती है। तो बेसिकली मैं जस्ट असेसमेंट की पावर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो असेसमेंट में हमें पता रहना चाहिए कि एक सीआईटी के पास पावर टू अरेस्ट भी है अगर इनमें से कोई भी 4 काम हम कर रहे हैं। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट पावर पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पावर के लिए मैं आपको पहले लेके चलता हूं, जो प्रैक्टिकली हमारी चीजें ज्यादा यूज होती है, तो पहले मैं आपको उसके ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। अब आप देखेंगे कि आप जब भी आप पे बड़ी बड़ी डिमांडें आती हैं तो आपको सारे रिसोर्सेस पता होने चाहिए कि आप पे क्या क्या अवेलेबल है और वो क्या क्या कर सकता है। तो एक उसके पास पावर होती है सेक्शन 79 के अंदर ही, रिकवरी ऑफ टैक्स। और आप समझ भी चुके होंगे हम यहाँ तक कैसे आए हैं, यहाँ तक सफर करके हम कैसे आए हैं। हम ऐसे आए हैं कि उसने हमारा या तो असेसमेंट कर दिया है या उसने हमारी कुछ ऑडिट करवा दी है। इस ऑडिट और असेसमेंट करने के बाद उसने 73 और 74 में मेरा डिमांड निकाल दी है। उस डिमांड को मैंने सपोज करो जमा नहीं कराया आज तक, डिमांड मैंने डिपॉजिट नहीं करी है आज तक, तो वो मेरी रिकवरी ऑफ टैक्स भी कर सकता है। रिकवरी ऑफ टैक्स क्या क्या कैसे कैसे रिकवरी ऑफ टैक्स हो सकती है, वो कहता है कि सबसे पहले वो किसी अपने डिपार्टमेंट में ही अपने किसी ऑफिसर को बोल सकता है कि भाई तुम्हारे पास अगर इसका कोई पैसा निकल रहा है तो वो आप रोक लो। ये कुछ ABCD करके पॉइंट वहां पे बनाए गए हैं। तो ABCD पॉइंट में पहले वो क्या बोल सकता है कि अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर को वो बोल सकता है कि भाई इसका पैसा इस तरह से रोक लीजिए। या फिर उसी के पास कोई गुड्स आपका पड़ा हुआ है, सपोज करो ई-वे बिल के टाइम पे आपका गुड्स भी पकड़ा था उसने, तो वो आपका जो भी कोई गुड्स है उसको सेल करके कोई पैसा रिकवर होता है तो उसको सेल करने की पावर उसके पास है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इन चीजों का पता होगा कि अगर वो रिकवरी करना चाहे तो इन चीजों पे आ सकता है। तो आपके लिए इजी होगा डिसीजन लेना उस टाइम पे कि मैं किस तरह से इस पर्टिकुलर डिमांड को रेस्पॉन्ड करूं। थर्ड वो कहता है कि वो राइटिंग में किसी भी पर्सन को बोल सकता है
स्पेसिफिकली जैसे बैंकों को लेटर पहुंच जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर पहुंच जाता है, इनको नोटिस लिख के बोल सकता है कि आप इसके रिलेटेड कुछ भी पैसा आपके पास पड़ा है, इस पर्सन से रिलेटेड कुछ भी पैसा आपके पास पड़ा है तो आप इसको रोक लीजिए। तो यहाँ पे इसके बारे में काफी लेंथ में भी डिस्कस किया है कि एक बार इनके पास बैंक के पास ये नोटिस पहुंच गया, एक बार बैंक के पास नोटिस पहुंच गया या पोस्ट ऑफिस के पास ये नोटिस पहुंच गया या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये नोटिस पहुंच गया, तो वो इससे रिलेटेड पासबुक वगैरह भी ऑफिसर को देगा कि इसके अकाउंट में क्या क्या पड़ा है, और जितना भी होगा, और अगर डिमांड की अमाउंट उससे कवर होती है तो वो डिमांड की अमाउंट उससे कवर कर लेगा, और ये एक्ट उसको पूरी पावर देता है कि वो ऐसा एक्शन ले सकता है। तीसरा, किसी भी पर्सन से आपने कुछ रिकवर करना है, कोई हमारा डेटर है, किसी डेटर से आपने रिकवर करना था, उस डेटर को भी ये लेटर दे सकता है कि भाई आप पेमेंट उसको नहीं करोगे, आप पेमेंट मेरे को करो, आप पेमेंट उसको नहीं करोगे और आप पेमेंट मेरे को करो। और इसी सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि जब वो पेमेंट डिपार्टमेंट को कर देगा तो यही माना जाएगा कि जैसे कि पेमेंट उसने किसको कर दी है, जैसे कि पेमेंट उसने अपने क्रेडिटर को ही कर दी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी कोई आंच ना आए डेटर के ऊपर कि डिपार्टमेंट उससे पैसा लेके चला जाए और बाद में वो उस पर सूट करता रहे कि मेरा पैसा दो, आपने तो डिपार्टमेंट को मेरे से बिना पूछे कैसे दे दिया। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अपने पास पावर रखी हुई है सेक्शन में कि हम किसी भी डेटर से जाके मांग सकते हैं उससे, उसके हम किसी बैंक से उसके जाके मांग सकते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस से, कहीं पे भी, किसी इंश्योरेंस से, कहीं पे भी उसका कोई गुड्स पड़ा हुआ है उसको बेच सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के पास कुछ इसका बकाया चल रहा है तो उसको हम लेटर लिख के रोक सकते हैं कि इसकी इतनी डिमांड निकल रही है, इसकी डिमांड रिकवरी के लिए आप इसको पैसा इतना रोक लीजिए। तो ये इसकी रिकवरी ऑफ टैक्स मानी जाएगी। तो रिकवरी ऑफ टैक्स का पावर सेक्शन 79 में है। अगर आप डिमांड ऑर्डर पास होने के बाद भी पैसा जमा नहीं कराते हो तो हो सकता है कि वो इन तरीके से आपकी रिकवरी कर ले। नेक्स्ट, अब एक सेक्शन हम लोगों को पता होना चाहिए, उस सेक्शन की वजह से अभी रिसेंट जब 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो इस सेक्शन में एक बहुत ज्यादा रिलीफ भी आई थी हमारे पास एक सर्कुलर के थ्रू। ये सेक्शन 77 क्या कहता था, जो असेसमेंट के चैप्टर का ही पार्ट है। सेक्शन 77 कहता था कि देखो भाई, आपका सी और एस आपने जमा करा दिया, आपने जमा कराना था आई, तो कोई बता सकता है कि उस केस में होता क्या है, चैट बॉक्स में कोई बताना चाहे। या फिर आपने जमा कराना था आई तो आपने जमा करा दिया सी एस। अब मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि इस केस में होगा क्या, और अगर वो जो सही डिमांड में जमा करूंगा तो वो क्या विद इंटरेस्ट मेरे को जमा करनी पड़ेगी या विदाउट इंटरेस्ट करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 77 हमें क्या कहता है, ये आई थिंक आप सबको पता भी होगा। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसके ऊपर आंसर करो कि 77 क्या कहता है। कोई भी कुछ भी आंसर देना चाहे, ये नहीं है कि गलत है सही है, उसको मैं फिर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करूंगा। तो अभी आंसर आया हमारे पास, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वर्ड आया है यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन था कि मेरी पेमेंट, मैंने एक CS एक टैक्स निकाला, मैंने 1 लाख रुपीस की सप्लाई करी है, 1 लाख का 18% मेरे 18,000 रुपए का एक टैक्स आ रहा था।
इस 18,000 रुपए को मैंने सी और एस में 9,000 रुपए जमा करा दिए, जबकि मुझे पता लगा कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स बन रहा था और मुझे 18,000 रुपए आईजीएसटी में जमा कराने थे। तो यहाँ पे और क्या क्या पावर है ऑफिसर के पास? ऑफिसर कहता है कि देखो पहले आप सही टैक्स जमा करा दो, पहले आप सही टैक्स जमा करा दो और फिर अपने गलत टैक्स को रिफंड लेने आ जाना। अब यहाँ पे पहले बहुत दिक्कत रहती थी, उस दिक्कत को दूर कर दिया गया, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया डिस्कस करना। इस सेक्शन कई बार आपको डिपार्टमेंट क्या क्या कहेगा कि देखो रिफंड आप जमा तो करा दो 18,000 रुपए, लेकिन जब रिफंड लेने आओगे तो रिफंड आपको 2 साल ऑफ टैक्स पे करने के अंदर अंदर आना होता है। 2 साल ऑफ टैक्स पे करने के अंदर अंदर आना होता है, और आप तो 2 साल से लेट हो गए तो ये वाला रिफंड तो नहीं दूंगा मैं सी और एस का, लेकिन क्योंकि सेक्शन कहता है कि आई जमा करा दो तो आई आप जमा करा दो। इसका कोई सोल्यूशन बताना चाहेगा कि अगर ऐसा कोई एसएससी आपके पास आता है ये डिफिकल्टी लेकर कि सर मेरा आई तो जमा करा दिया और मेरे सी और एस में कह रहे हैं कि आपके 2 साल निकल गए हैं। तो इसी सेक्शन में चेंज आया था, इसी के रिगार्डिंग चेंज हुआ था। तो क्या चेंज हुआ था, क्या ये इसको रिफंड मिल सकता है? मिलेगा तो क्या चेंज किया गया वो मैं जानना चाह रहा हूं, अगर कोई बताना चाहे चैट बॉक्स में। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी। सीएस जमा करा दिया था, आई जमा कराना था, आई का वो रिफंड लेने आई को उसने जमा करवा लिया। सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सीएस जमा करा दिया उसने जमा कराना था आई। अब डिपार्टमेंट कहता है कि आई जमा कराओ और सीएस का रिफंड लेने आ जाओ। सीएस का जब रिफंड लेने जाते हो तो 2 साल निकल चुके होते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 54 में रेलिवेंट डेट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इस केस में क्या इसको रिफंड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? येस और नो में आंसर दे दीजिए। आईजीएसटी हैव टू पे एंड सीएस टू बी क्लेम रिफंड। यहां तक की बात सबकी सही है कि सीएस को रिफंड की तरह क्लेम करना है, लेकिन ऑफिसर ये कह सकता है कि 2 साल तो निकल गए आपके, 2 साल के अंदर अंदर आना था, आप आए क्यों नहीं 2 साल के अंदर अंदर? तो इसके लिए कोई चेंज आया है, वो चेंज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर कोई भी बताना चाहे। पहले तो यस नो में यही बता दीजिए कि वो मिल पाएगा 2 साल निकलने के बाद भी। मिल पाएगा? किसी को सर्कुलर नंबर याद हो जिसमें ये क्लैरिफिकेशन दी थी? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट करा देता हूँ आप लोगों को। पहले ये बहुत प्रॉब्लम चलती थी कि ये सेक्शन 54 का टाइम हमारे लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां पे लिखा होता 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर आया सर्कुलर का नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर्कुलर 162 आफ्टर 45th काउंसिल मीटिंग। सर्कुलर नंबर 162 25 सितंबर 2021 में। 25 सितंबर 2021 तक ये प्रॉब्लम चलती रहती थी सबके माइंड में कि मैं सही वाला टैक्स तो जमा करा देता हूँ, लेकिन 17-18 का जब मैं टैक्स जमा कराने गया तो मेरा टाइम निकल गया। तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि अब हमने रूल 89 के अंदर एक सब रूल 1A डाल दिया है, और 1A में हमने लिखा है कि ये 2 ईयर आपके गलत टैक्स जब से आपने पे किया तब से नहीं चलेंगे आपके, ये तब से चलेंगे जब से आपसे सही टैक्स पे करवाया जाएगा। यानी कि अब कभी भी आपका असेसिंग ऑफिसर पकड़ता है या आप पकड़ते हो, उस गलती की वजह से आप उस गलती को सही करना चाहते हो और अपना सीएस जो गलत आपका जमा हो गया था उस गलत टैक्स को आप आईजीएसटी जमा कराना चाहते हो, तो वो कहता है वो आईजीएसटी आपके, सपोज करो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, 2017 में जुलाई में ही आया था आपका, जुलाई 2017 में जीएसटी आया आपका,
उस टाइम पे ज्यादा पता नहीं था, तो आपने CS में कोई पेमेंट करा दी जो पेमेंट आपको आई में करानी थी। जैसे इंटरमीडिएट का काफी कंफ्यूजन रहता था, तो इंटरमीडिएट का आपने CS में करा दी या आई में करानी थी आपको। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस अब वो 2020 में जाके जगेगा। 2020 में आपकी ऑडिट हो रही होगी, वो एक टैक्स निकाल के लाएगा कि देखो, क्योंकि ऑडिट का टाइम तो अभी चल रहा है, अभी मैंने आपको समझाया है कि ऑडिट का टाइम भी बढ़ा दिया है उन्होंने। तो होगा क्या कि आपका ऑडिट चलेगा आज, तो वो आपका टैक्स निकाल के लाएगा कि नहीं CS तो गलत जमा कराया है, आई जमा कराओ। आई आपसे जमा करा लेगा, CS का जब आप रिफंड लेने जाओगे तो आपके सामने क्या डिफिकल्टी आने वाली थी कि 2 साल निकल गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, रूल 89A पढ़ लो, 162 सर्कुलर पढ़ लो, वो कहते हैं कि 2 साल हम यहां से नहीं करेंगे, ये टैक्स पेड नहीं है, हम सही वाले टैक्स पेड से 2 साल गिनेंगे आपके। तो अब आपके लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन हो गई है। कभी भी आपका गलत टैक्स जमा हो जाता है तो आपकी मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि बस आप सिंपल ये हुआ करेगा कि आपका कभी भी लैप्स नहीं होगा। ये जैसे ही आपने सही जमा कराया, वहां से आपके 2 साल शुरू हो जाएंगे, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन जमा कर दीजिए और वहां से अपना आप पुराने CORS का रिफंड ले लीजिए। तो होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसमें एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करना चाह रहा हूं बस मैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। इसमें मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि जब मैं सही टैक्स जमा कराता हूं तो सही टैक्स में क्या मेरे को इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ता है? जैसे मैंने CS जमा करा दिया था, लेकिन जमा मेरे को आई कराना था, तो क्या आई जमा कराते हुए मुझे इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा? एक्चुअली ये ऐसा सेक्शन है जो रूटीन लाइफ में रोज आपके सामने आता है। बहुत सारी ऐसी गलती हुई है कि हमने CS जमा कराना था, आई जमा करा रखा है। आपके सामने SSC आता है कि सर मैं आई जमा तो कराने जा रहा हूँ, आई के साथ क्या इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा मेरे को? तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइए एक बार। और नहीं जमा कराना पड़ेगा तो क्या लॉजिक है उसका, कौन सा सेक्शन आपको मना करता है? वेरी गुड। 77 आयुष के आई थिंक सबसे ज्यादा आंसर इनके आ रहे हैं। 77 सबसेक्शन 2 हमें ये बोलता है, 77 जो इसके रिफंड की बात कर रहा था, ये इसका सबसेक्शन 2 हमें बोलता है, क्या बोलता है कि जब आप सही टैक्स जमा कराने जाओगे तो आप इंटरेस्ट जमा नहीं कराओगे, आप केवल टैक्स जमा कराओगे। क्योंकि आपने कोई इंटरेस्ट का नुकसान थोड़ी करा है गवर्नमेंट का, आपने टैक्स तो जमा करा दिया था, लेकिन आपने सही हेड में नहीं जमा कराया था। अब गवर्नमेंट अपने पास इसका मैकेनिज्म नहीं रखना चाह रही, वो आपसे ही सही कराना चाह रही है, तो आप टैक्स को सही हेड में जमा कर दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो हमारा पैसा आपके पास आ चुका है वो हमारे से आप लेके जा सकते हैं जैसे ही आप सही टैक्स जमा कराएंगे उसके 2 साल के अंदर में। तो अब आपको मेरे ख्याल से इस सेक्शन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के 2-3 साल में बड़ा वरी चलती थी सेक्शन की कि अगर 2-3 साल बाद हमारा वो डिमांड पकड़ेगा तो मेरा वो टैक्स भी मेरा टाइम भी निकल चुका होगा रिफंड का, और इधर से मेरी डिमांड निकल आएगी। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था अपने आप में 45th काउंसिल मीटिंग का। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इसको बताया कि जब आप सही टैक्स जमा कराओगे तब से आपके 2 साल शुरू करेंगे, ना कि जब आपने गलत करा दिया था। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि इतनी बड़ी रिलैक्सेशन है ये अपने आप में, कि कोई इंटरेस्ट जमा नहीं कराना और आपको रिफंड जब अप्लाई करना है 2 साल आपके सही टैक्स से स्टार्ट होंगे। अब थोड़ा सा समराइज करके फिर मैं नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट पे चलता हूं अपने असेसमेंट सेक्शन के। समराइज, अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग गया होगा सारा कि सारा सब कुछ जाके 73-74 में मिल रहा है। 74 में 5 साल हैं, 73 में 3 साल हैं। इन सबको करने के लिए क्या क्या हो रहा है मेरे ऊपर असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट 3 लोगों का होता है, रिटर्न फाइल करेगा तो 62 में हो जाएगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो 63 में हो जाएगा। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा होगा उसने, सॉरी एक एक आगे लिख दिया मैंने, 61 में रिटर्न पे हो जाएगा, असेसमेंट नॉन फाइलर का 62 में हो जाएगा, और 63 में नॉन रजिस्ट्रेशन वाले का हो जाएगा। तो ये तीनों का असेसमेंट करने की पावर आ गई है। उसके बाद अगर उसको लगेगा कि इसकी ऑडिट करनी जरूरी है तो सेक्शन 65 में वो ऑडिट कर लेगा।
अगर उसको लगेगा किसी सीए से ऑडिट करवानी जरूरी है इसकी, तो अपने यहाँ से किसी सीए को अपॉइंट कर देगा, उसकी स्पेशल ऑडिट करा देगा। अगर उसको लगेगा नहीं इसके किसी प्रीमाइसिस में सर्च करने की जरूरत है, तो वो इसके प्रीमाइसिस में सर्च कर लेगा। ये हमने पावर देख ली है। इसके बाद हमने एक पावर देख ली थी कि अगर रास्ते में कोई असेसमेंट करना है, गुड्स इन मूवमेंट है, तो वो सेक्शन 68 को यूज कर लेगा और वहां पे 129 की आपको पेनल्टी लगा देगा। कुछ ज्यादा बड़ा अपराध आपने कर रखा है तो पावर ऑफ अरेस्ट हमने पढ़ ली थी। अगर आपने 32(1) की ए बी सी डी ये 4 क्राइम आपने किए हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सीआईटी आपको अरेस्ट का वारंट इशू कर देगा। और एक 70 सेक्शन में मैंने पढ़ी थी पावर टू समन, ये मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है, किसी को भी बुला सकता है ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर उसको लगता है कि इसके पास कुछ इंक्वायरी मिल सकती है, तो आपने देखा होगा फेक इनवॉइस में एक पकड़ा जाता था तो उसमें जिससे फेक इनवॉइस इशू किए होते थे सबके पास समन आ जाता था। तो आप समन को लेकर बड़ा परेशान होते थे। समन कुछ नहीं है, समन यही है कि उसको लगता है कि आपसे कुछ इंक्वायरी हो सकती है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो सेक्शन 70 के अंदर उसने ये पावर अपने पास रख ली है। तो आई थिंक इस पावर को ये सफिशिएंट है जो हम यूज कर सकते हैं। ये जो रेगुलर यूज होती है, इन पावरों को यूज करके ही वो आपका असेसमेंट ऑडिट करके 73, 74 में आपकी डिमांड को डिटरमाइन करता है। और वो डिटरमाइन करके मैंने आपको बता दिया, पीसफुल आप निपटाना चाहते हो तो आप 15% पेनल्टी के साथ निपटा देते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी कोई फ्रॉड वाली नहीं है तो आप उसमें आगे अपील में चले जाते हैं। यहां तक किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे फिर हम आगे जाने वाले हैं। टेक्निकल पार्ट क्या है, अभी जो जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग हुई है, इसमें एक सर्कुलर इशू किया गया है। उस सर्कुलर से पहले बड़ा माइंड में कंफ्यूजन सा रहता था कि सेक्शन 122 में भी पेनल्टी लिखी हुई है, सेक्शन 73, 74 में भी पेनल्टी लिखी हुई है, सेक्शन 73, 74 में भी पेनल्टी लिखी हुई है। तो कब, और हम देखते हैं कि जो डिफॉल्ट यहाँ पे होता है वही डिफॉल्ट वहां पे भी होता है। 122 में 122 पढ़ोगे तो वहां पे पेनल्टी का सेक्शन है, 73, 74 में देखोगे तो वहां पे वो डिमांड को डिटरमाइन करने के बाद पेनल्टी लगा सकता है। तो मैं अभी आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा एक, इसमें कंफ्यूजन क्या चलता था कि कब ये 122 लगना है, कब ये 73, 74 लगना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता था। तो आई थिंक ये जो सर्कुलर एक आया है, इस सर्कुलर ने काफी एक तो डेप्थ नॉलेज बढ़ा दी है। अगर आप इस सर्कुलर को ठीक से स्टडी कर लो तो आपको पूरा असेसमेंट पेनल्टी का सेक्शन चैप्टर ठीक से समझ में आ जाएगा कि क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट की 122 में पेनल्टी लगाने की और क्या इंटेंशन है 73, 74 में लगाने की। जब वो 73, 74 में पेनल्टी नहीं लगा पा रही है तब वो 122 में पेनल्टी लगाती है। और उससे पहले कि मैं आपको वो सर्कुलर दिखाऊं, उससे पहले मैं सेक्शन 75 डिस्कस करना चाहता हूं जो असेसमेंट के चैप्टर में दिया हुआ है, जिसका नाम होता है जनरल प्रोविजन। ये असेसमेंट से रिलेटेड जनरल प्रोविजन की बात करी गई है इसके अंदर। इस जनरल प्रोविजन में बहुत सारे जनरल प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, काफी चीजें डिस्कस की गई हैं। उस चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ इन्होंने एक सब सेक्शन 13 के अंदर सेक्शन 75 के सब सेक्शन 13 के अंदर बहुत अच्छी बात एक बोली है जाके कि जब आप 73, 74 की पेनल्टी लगाएंगे, जब आप 73, 74 में पेनल्टी एक बार निकाल देंगे, देन आप किसी और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगाओगे। अंडर एनी अदर प्रोविजन, अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट आप कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते once you have levied penalty under section 73, under section 74। पेनल्टी हम पढ़ चुके हैं, 73 में आपकी 10% तक लग सकती है। इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, 10% भी लग सकती है नोटिस से पहले,
30 दिन तक 20% भी लग सकती है, 50% भी लग सकती है फ्रॉड वाले केस में। वो कहता है अगर ये पेनल्टियां लगा दी हैं तो किसी और एक्ट में मत लगाना। लेकिन अब ये जो सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर यही क्लियर करता है कि कुछ केस हमारे सामने ऐसे भी आ जाते हैं कि हम 73-74 में पेनल्टी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि 73-74 में क्या करना होता है, 73-74 की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए पहले उसको कुछ टैक्स निकाल के लाना पड़ता है उसका, कि उसने कुछ टैक्स कम जमा किया है, उसने कुछ टैक्स का इवेजन किया है, उसने कुछ आईटीसी का इवेजन किया है, या उसने कुछ रिफंड एक्स्ट्रा लिया है। तो अगर ऐसा कोई केस नहीं बनता है तो हम लोगों को उस केस में 122 में जाना होता है। तो इसकी मैं एक स्लाइड आपसे शेयर करना चाहूंगा, फिर देन हम उस पर डिस्कस करते हैं फिर हम। होप ये सबको विजिबल है। ये 47 काउंसिल के जितने भी हमारे सर्कुलर आए थे, ये मैंने उनकी एक समरी भी बनाई हुई है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो सी अमरजीत सिंह करके टेलीग्राम चैनल है। इसमें से एक समरी में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक सर्कुलर की समरी जो आपको पेनल्टी और असेसमेंट के चैप्टर के सारे डाउट आपके क्लियर कर देगी। सर्कुलर नंबर 171 को हो सके तो आप 2-4 बार रीडिंग दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका पेनल्टी लगाने का तरीका किस तरह से है। देखो क्या बात करता है 171 जो सर्कुलर है वो थोड़ा सा 122 और 73-74 कब इन्वोक हो सकते हैं उनकी बात करता है। तो उसने 3 सिनेरियो बनाए। उसने बनाया पहला सिनेरियो, उसने कहा कि पहले सिनेरियो में ए ने इशू किया टैक्स इनवॉइस बी को विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहले केस में क्या हुआ है, एक इनवॉइस इशू हुआ है जो फेक इनवॉइस है, इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं हुई। तो इसमें कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया है, सीबीआईसी ने बोल दिया है कि इसके अंदर कोई 73-74 में हम नहीं जाएंगे, हम कोई 73-74 में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हुई है, कोई भी ऐसा टैक्स नहीं था जो आपने इवेड किया है। आपने तो यहाँ पे क्या किया है, आपने तो यहाँ पर एक फेक इनवॉइस को इशू किया है। और 122 1 सेकंड क्या कहता है, 122 1 सेकंड के अंदर भी ये एक डिफॉल्ट है ऐसा इनवॉइस, फेक इनवॉइस को इशू करना, और वहां पे पेनल्टी लिखा हुआ है। तो इसने बोला कि देखो आप इस केस में 122 वाली पेनल्टी लगा लेना, यानी कि वो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी की बात करता है, वहां पे वो पेनल्टी लगा देना। मैं आपके लिए पहले वो पेनल्टी पढ़ देता हूँ, पेनल्टी की अमाउंट कितनी है, 1 मिनट दीजिएगा। वो कहता है ही शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड। मतलब 122 में कुछ डिफॉल्ट की बात की गई है, और वो कहता है अगर आपके ये डिफॉल्ट होते हैं तो इन डिफॉल्ट की वजह से आप 100 ऑफ टैक्स तक पेनल्टी आपसे ली जा सकती है, विच एवर इज हायर, जो वो आपसे पेनल्टी ली जाएगी। लेकिन अब वो किस केस में ली गई, जिस केस में वो 73-74 नहीं लगा पाया। 73-74 क्यों नहीं लगा पाया, 73-74 इसलिए नहीं लगा पाया कि क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं थी, यहाँ पे उसने कोई टैक्स इवेट नहीं किया था, यहाँ पे उसने एक फेक इनवॉइस इशू किया था। तो यहाँ पे फेक इनवॉइस की एक पेनल्टी 122 1 सेकंड में ऑलरेडी दी गई है, 100% ऑफ टैक्स इवेडेड तक लग सकती है। तो इन दैट केस वो उस पेनल्टी को इन्वोक करेगा, ना कि आपको 73-74 की प्रोसीडिंग में लेके जाएगा। होप पहला केस सबको क्लियर है। तो हम यहाँ पे अभी जब इनिशियल ईयर चल रहे थे तो हम इसमें डाउटफुल रहते थे कि 122 में भी सेम लैंग्वेज लिखी है, सेम डिफॉल्ट लिखे हैं, 73-74 में भी सेम डिफॉल्ट लिखे हैं, तो ये पेनल्टी लगाता कहाँ पे है, क्या दोनों पेनल्टी लग जाएंगी? तो एक तो बात हमें ध्यान रखनी है कि 75 सब सेक्शन 13 ने मेरे को बोल दिया है कि एक बार मेरे को 73-74 की पेनल्टी लग गई है तो मेरे को किसी और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लग सकती।
और किसी और सेक्शन में, और 73 74 में भी वो कुछ केसेस में पेनल्टी नहीं लगा पाता, जिनमें से एक केसेस हमारे सामने आ गया जहां पे केवल फेक इनवॉइस इशू हुआ था, कोई सप्लाई नहीं हुई थी। नंबर सेकंड केस, उसी केस को आगे लेके चलते हैं। ए ने बी को सप्लाई कर रखी है, अब बी क्या करता है, बी फर्दर इशू करता है इनवॉइस, बी फर्दर इशू कर देता है इनवॉइस along with underlying supply of goods or services or both to his buyers and utilize ITC availed on the basis of the above mentioned invoice issue। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अब बी ने सप्लाई कर दी है, यहाँ पे एक ए ने तो केवल फेक इनवॉइस इशू किया था, उस फेक इनवॉइस का आईटीसी लेकर बी ने अपना कुछ माल बेच दिया, यानी कि जिस माल पे अगर वो ये फेक इनवॉइस का आईटीसी यूज ना करता तो गवर्नमेंट को टैक्स देता, लेकिन अब उसने क्या किया है, अब उसने फ्रॉड इनवॉइस का आईटीसी यूज करके गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने पहला आंसर किया कि अमाउंट टू सप्लाई है, हाँ इसके अंदर सप्लाई इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बी ने सी अपने बायर्स को सप्लाई की है, लेकिन उस सप्लाई का जब टैक्स देने की बात आई थी तो उसने फेक इनवॉइस का आईटीसी यूज कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि क्या 73 74 की रिकवरी हो सकती है इसके ऊपर, उन्होंने बोला हाँ ये बिल्कुल फिट केस है 73 74 की रिकवरी करने के लिए, और अलोंग विद इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा, क्योंकि सिंस बी हैज अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड fraudulent ITC on the basis of said tax invoice without receiving the goods or services or both in contravention, यानी कि फेक इनवॉइस का आईटीसी यूज करते हुए उसने अपनी सप्लाई के टैक्स को डिस्चार्ज किया है। इस वजह से उसको 74 की जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको फेस करना पड़ेगा। अब उसने पेनल्टी की बात करी, पेनल्टी उसके ऊपर 74 में लगाएंगे। हाउएवर नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं 75-13 कहता है कि अगर penal action for the fraudulent availment or utilization of ITC is taken under section 74, no penalty for the same act can be imposed under any other provision of the CGST Act, including under section 122। तो अब होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि कभी भी आपको 73 74 की लैंग्वेज पढ़ने में एक सी लगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग केसेस में लगेंगे। कुछ जगह हम 73 74 इन्वोक नहीं कर पाए, वहां पे हमने 122 में डिफॉल्ट ढूंढा उसका और 100% तक पेनल्टी लगाई। कुछ केसेस में जब हमने पता लगा लिया कि 74 में फॉल कर सकता है तो वहां पे हम 122 की पेनल्टी नहीं लगा पाए। तीसरे केस में क्या हुआ, तीसरे केस में ए ने इशू किया इनवॉइस बी को, बी ने आईटीसी को अवेल कर दिया और सी को पास कर दिया, और जब सी को पास किया तो उसने भी कोई सप्लाई नहीं करी विदाउट सप्लाइंग एनी गुड्स, यानी कि ए ने भी कोई सप्लाई नहीं की, बी ने भी कोई सप्लाई नहीं की। इस मींस इसमें कोई गुड्स तो ऐसा डिलीवर हुआ ही नहीं है जिसके ऊपर टैक्स एवेड किया हो, तो इसमें ना तो कोई सप्लाई हुई, सप्लाई का आंसर नो कर दिया गवर्नमेंट ने। ये एज इट इज मैंने सर्कुलर से समराइज की हुई है चीजें, एज इट इज सर्कुलर हमें ऐसे समझा रहा है कि हम इस तरह से, क्योंकि जब सर्कुलर ने समझा दिया तो गवर्नमेंट ऐसे ही ट्रीट करेगी आने वाले टाइम में। तो आप इन प्रोविजन से बिल्कुल क्लियर रखें माइंड में कि तीसरे वाले केस में ना 73 74 इन्वोक करेगी गवर्नमेंट, ना कोई सप्लाई मानी जाएगी। हाँ, लेकिन पेनल्टी आपके पास लगेगी, क्योंकि 122 1 सेकंड इस फेक इनवॉइस को कवर करती है, और वो कहती है बी शैल बी लायबल फॉर पेनल एक्शन बोथ अंडर सेक्शन 122 1 सेकंड एंड 122 1(7) ऑफ द CGST एक्ट। क्योंकि इसने यहाँ पे दो डिफॉल्ट कर दिए हैं फॉर इशू इनवॉइस, एक तो फेक इनवॉइस भी इशू कर दिया है विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा वो जो पुराना इनवॉइस इसको मिला था वहां पे उसने आईटीसी का यूज कर लिया है। तो इस तरह से इसने क्लियर कर दिया है कि 122 की डिफरेंट क्लॉज हम कब इन्वोक करेंगे, और एक बार 73 74 इन्वोक हो गया देन हम 122 को इन्वोक नहीं करेंगे, देन हम 122 को इन्वोक नहीं करेंगे और हम अपनी पेनल्टी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और हम अपनी पेनल्टी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 122 तक ही, अगर हम 73 74 इन्वोक नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक अब हम मैक्सिमम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब क्वेरी आप लोगों की कुछ आती है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली रिफंड टॉपिक का मैं थोड़ा यहाँ पे क्या है कि रिफंड टॉपिक अगर आप इसको असेसमेंट के साथ करोगे, रिफंड का कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, किसी ने लिखा हुआ कि रिफंड टॉपिक को डिस्कस कर दिए। तो हमारा इस आज वाली क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि असेसमेंट और ऑडिट आपका मेनली कवर हो जाए। रिफंड में हमने जहां मेरे को एक दो जगह लगा कि आपको रिफंड में
चीजें इशू डिस्कस करने की, वहां पे एक दो जगह मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे वो 77 सेक्शन डिस्कस किया है। फुल फ्लेजेड तो आई थिंक इस टाइम लिमिट में डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ आपकी रिफंड को लेके स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, असेसमेंट या इसको लेके। अमरजीत जी, आई थिंक रिफंड टॉपिक डिस्कस करना लंबा हो जाएगा। वी विल प्लान सेपरेट सेशन। हाँ, आई थिंक कभी भी कोई, हाँ कभी भी हम रख सकते हैं, क्योंकि रिफंड हाँ। अपने आप में दोनों टॉपिक ही टाइम मांगते हैं, तो रिफंड को तो आई थिंक 2 सेशन एटलीस्ट चाहिए, जो हम इसको, क्योंकि एक्सपोर्ट का रिफंड और देन, हाँ जी, हाँ जी जी, रिफंड का सेपरेटली हम प्लान कर लेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक रहता है। जब तो किसी का चैट पे आया हुआ था मैसेज की रिफंड भी, तो रिफंड तो इतने, हाँ राइट, किसी की एक्चुअली वो specific- लिखा हुआ था, मैं उसको एक एडिशनल सेशन के तौर पे प्लान कर लूंगा रिफंड टॉपिक को। आज का टॉपिक, कुछ अगर फिर भी किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो राइट नाउ, हम हाँ, इसको अभी क्लोज करते हैं। क्योंकि प्रोविजन हम असेसमेंट से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को होगा क्या कि अब आपको केस देखने को मिल रहे होंगे कि ऑडिट हो रहा है आजकल, ऑडिट में क्वेरियां आएगी, क्वेरियों के बाद उसमें डिमांड निकलेगी। अगर आप नोटिस से पहले ही चले जाते हैं तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि 15% डिपार्टमेंट 15% पेनल्टी में सेटल हो जाता है। अगर आपको लगता है नहीं मैं फ्रॉड के केस में नहीं जमा करना चाहता, तो आप केवल टैक्स जमा करा सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी डिमांड को क्वांटिफाई कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आपको पीसफुल रहना है और अभी जमा करा देनी है या फिर आगे अपील में जाना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्या क्या पावर वो यूज कर सकता है, अरेस्ट की पावर पे कब जा सकता है, कब आपका माल रोक सकता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक कहीं पे भी किसी को लगता हो कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए। किसी की कोई क्वेरी है तो वी कैन टेक अप राइट नाउ। एंड आई थिंक अमरजीत जी ने टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया एंड सिंपल लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच अमरजीत जी फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड अगर कोई क्वेरी है थैंक यू फॉर गिविंग मी तो अपॉर्चुनिटी। pick up। हाँ, आई थिंक कोई रेज हैंड कर रहा है, तो अगर अनम्यूट करना चाहें हम उसको। जी आयुष जी, you can unmute yourself and ask your यस query. सर, यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे क्वेरी ये आपसे पूछना था कि जो आपने बताया 68 में कि मूवमेंट के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो क्या ये 68 वाले और 129 को हम लोग को हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इससे निकालना पड़ेगा, या ऑफिसर 68 में मूवमेंट का इंस्पेक्शन करके हमको 129 में नोटिस इशू करता है? 68 तो पावर है ना जैसे उसकी, 129 में केवल डिटेंशन की बात करी गई है। 68 में एक वाइड पावर है कि वो आपका कभी भी आपको रास्ते में रोक के चेक किया जा सकता है, वो तो इंस्पेक्शन की पावर है। उसके बाद आपके गुड्स को डिटेन करना है या नहीं करना है वो 129 में करता है वो उसको। तो सर ये 73 74 हमेशा ये तो डिस्प्यूट का रीजन बना रह जाएगा कि हमें प्रूव करना है कब रहता हमारा ही है। इंटेंशन। आज आप सर्विस टैक्स के टाइम पे उठा लीजिए या आज के टाइम पे उठा लीजिए, सारे केस लो इसी पे आते हैं कि ये फ्रॉड का केस नहीं था, 5 साल से ऊपर आप 3 साल से पीछे नहीं जा सकते हो। ये तो सब्जेक्टिव रहता ही है ना। देखो डिपार्टमेंट से तो हमेशा ही आपको फ्रॉड का आएगा, वो तो हमेशा ही फ्रॉड में ही 15% पेनल्टी। आप देख लीजिए किसी भी कहीं भी ऑडिट चल रहा है, उसने डिपार्टमेंट ने अगर जमा करवाया है, और आज के टाइम में तो ना डिपार्टमेंट को बड़ा स्पेसिफिकली लिखना होता है कि उसने 73 में जमा करवाया, 74 में। अगर वो गलत लिख देगा तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट ही पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाता है, तो बड़ा स्पेसिफिक लिखना होता है। और वो 74 में लिखता है और 15% जमा भी कराता है आपसे, तब वो पीछा छोड़ता है, अदरवाइज वो पीसफुली खत्म नहीं करता है चीजों को। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा फ्रॉड का केस बनेगा ही नहीं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं बिल्कुल जनरली काम कर रहा हूँ और मेरे को ये 15% ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो आप अपील में जा सकते हो फिर आगे। लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है सुमित जी, आई थिंक कंक्लूड करते हैं। जी थैंक यू सो मच अमरजीत जी फॉर योर वंडरफुल सेशन। एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा रहा, मेरे को भी काफी अच्छी ऑडियंस है, सबने मैडम आपने आई थिंक 2 डिवाइस से ऑन कर रखा है, एक डिवाइस को अनम्यूट करके प्लीज आस्क। Sir, can you hear? yes. Yes, madam, please ask. Now आवाज नहीं जा रही शायद।
There is little disturbance, I think. आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है. सर यस यस बताइए. आई थिंक स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है. अगर बाई चांस किसी को लगता है कि क्वेरी रह गई है तो आप ये नंबर पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा मैं उस पर आंसर कर दूंगा आपको. आई थिंक मैडम की आवाज क्लियर नहीं है, हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ नहीं आ रहा. तो मैडम प्लीज पिंग योर क्वेरी टू अमरजीत सर नंबर, व्हाट्सएप और कॉल, एनीथिंग. एंड thank you so much sir for your wonderful deliveration, and thank you to all participants for continuously joined in this 6-day series. And definitely I will plan one more session on refund, and will share mail for all recording, 6-day recording along with the PPT to each one of you. Thank you so much sir. Thank you. Okay, thank you.